Hey everyone, this is Chani Dindani welcoming you to Magnate Brains। और आज की वीडियो को हम आज के टॉपिक को डिस्कस करना हम बिगिन करें उससे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो ऑन अ ब्यूटिवेशनल नोट, दैट इज ब्यूटीफुल मोटिवेशनल नोट, और वो है हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, हम स्पेसिफिकली ओलंपियाड की बात करें या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं टू प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड वीडियोस ऑन द रिस्पेक्टिव टॉपिक्स, ताकि आपकी प्रेपरेशन में कोई हिंड्रेंस ना आए। एंड ऑल्सो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हो एंड यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज एंड काइंड ऑफ नोटिंग डाउन ऑल द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप भी अपने एग्जाम्स में रॉक कर सको। सो व्हेन वी बोथ आर गिविंग आवर 100%, देन देयर इज नोबडी जो कि हमको रोक सकता है टू स्कोर द बेस्ट इन आवर एग्जाम्स, करेक्ट? सो इस तरीके से हम होंगे कामयाब बहुत ही अप्रोप्रिएट लाइन है। एंड विद दिस मोटिवेशन एंड एनर्जी लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। तो हम ऑलरेडी 3 वीडियोस राइट या 3 वीडियोस से हम होमोनिम्स होमोफोन्स पे बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, लाइक द बेसिक इंट्रोडक्शन, बिगनर लेवल के MCQs, देन इंटरमीडिएट लेवल के MCQs। बट या जैसे ही टॉपिक का लेवल बढ़ता है हम मिलते हैं अचीवर्स सेक्शन से, बिकॉज आपके एग्जाम्स में भी ये पर्टिकुलर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, as it helps you to achieve 3 marks for each question and definitely the questions will be of higher level, क्योंकि obviously आपको ऐसी 3 मार्क्स नहीं दे देंगे पर क्वेश्चन, राइट? तो इसीलिए हर एक टॉपिक के जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल वर्ड्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। नाउ देयर कैन बी अ चांस कि आपको जो इंटरमीडिएट और बिगनर में मैंने पढ़ाया है मे बी वैसे क्वेश्चंस भी आ जाएं अचीवर्स में, बिकॉज मैंने कई जगह देखा है कि शायद आपको थोड़े इजी टाइप के वर्ड्स भी आ जाते हैं। लाइक ऑब्वियसली वो कैप इज द थिंग जो टेस्ट होता है आपका ओलंपियाड्स में, लाइक इंग्लिश ओलंपियाड में, करेक्ट? बट या हमें रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए मैंने आपको हर एक स्टेप पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रेपरेशन करा दी है। बट नाउ वी आर लेफ्ट विद द फाइनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हैं अचीवर्स सेक्शन के। टोटल होंगे 50 MCQs एंड आपको वही करना है, फिल इन द ब्लैंक। सो यू विल बी गिवन द क्वेश्चन, आपको दिया जाएगा एक ब्लैंक, होंगे आपके पास 2 चॉइसेस और आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। दोनों ही वर्ड्स जब आप प्रोनाउंस करोगे सेम साउंड करेंगे, बट यहाँ स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। तो इसी तरीके से आपका जो वोकैब है वो भी इंप्रूव होगा। साथ ही साथ होमोफोन्स जो टॉपिक है उस पर रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में, वो आप सॉर्ट ऑफ स्पॉट द एरर के फॉर्म में कर लोगे सॉल्व। क्लियर? चलो तो पहला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। Which means you will get irritated as soon as my words reach your blank receptors. So oral. तो एक ओरल तो हमको पता है क्योंकि हम बहुत तरीकों से ये वर्ड सुनते हैं, लाइक ओरल हेल्थ केयर, हम सुनते हैं ओरल टेस्ट, है ना? बचपन में होता था ना, लाइक जब हम बहुत लाइक KG1 KG2 में होते थे या फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तब हमसे बोला जाता था कि यू विल हैव अ ओरल वाला एग्जाम अलग से और रिटन वाला एग्जाम अलग से। एंड ओरल में हम बड़े अच्छे से जाकर कोई ना कोई पोअम या कविता सुनाया करते थे, ठीक है ना? तो ओरल एक तो वो हो जाता है भाई मौखिक, मुंह से बोलने वाला, जिसमें आप कुछ लिख नहीं रहे हो, इट्स वर्बल। तो वो वाला ओरल तो आपको ऑप्शन बी क्लियर हो रहा है। इवन ओरल हेल्थ केयर का मतलब होता है हमारे जो भी टंग क्लीनिंग है, हमारी जो टीथ है उससे रिलेटेड जो हेल्थ केयर है, करेक्ट? बट ये AURAL ओरल क्या है? नाउ दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट काइंड ऑफ अ रिसेप्टर ओनली, बट वो कौन सा रिसेप्टर है वो हम देख लेंगे। बट ले देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है ना, यहाँ पर कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है विच मीन्स, जिसका मतलब है यू विल गेट इरिटेटेड, तुम इरिटेटेड फील या इरिटेटेड हो जाओगे एज सुन एज माई वर्ड्स रीच योर, जैसे ही मेरे शब्द कहाँ पहुंचेंगे। अब आप जब अपने शब्दों का यूज करते हो तो सामने वाला सुनता है ना? तो यहाँ सॉर्ट ऑफ यहाँ हियरिंग के रिसेप्टर्स की बात हो रही है, करेक्ट? अब ओरल जो ऑप्शन बी है वो तो भैया हियरिंग से रिलेटेड नहीं है, इट्स टॉकिंग अबाउट द वर्बल थिंग। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए जो है ये फिल करने वाला है इस ब्लैंक को, एंड शायद आपको थोड़ा बहुत मीनिंग का हिंट मिल भी चुका है। तो पहला जो वर्ड ओरल है, इट इज रिलेटिंग टू द ईयर और द सेंस ऑफ हियरिंग, यानी जो भी ईयर से रिलेटेड हो या हमारा जो सेंस है सुनने का उससे रिलेटेड कुछ भी हो अगर, तो वो AURAL वाला ओरल होता है, जिसे आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे अगर आपको किसी से पूछना होता है ना कि क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या फिर आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? Am I audible या फिर सॉरी यू आर नॉट
ऑडिबल, है ना। तो ऑडिबल का मतलब क्या होता है भाई, सुनाई नहीं दे रहे हैं, या फिर क्या मैं सुनाई दे रहा हूं, दे रही हूं, इस तरीके से वहां पूछते हो तो आप ऑडिबल का यूज करते हो। तो ये AU वाला जो ओरल है वो यहीं से आया है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बट या ले दे के आपको एक नया वर्ड सीखने को मिल गया है कि विच इज रिलेटिंग टू द ईयर और द सेंस ऑफ हियरिंग, उसको ओरल कहा जाता है, विच इज AURAL। दूसरा ओरल क्या है, स्पोकन रादर देन रिटन, यानी कि वर्बल, यानी जो हम बोलते हैं, हम लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्बल होने की बात कर रहे हैं, यानी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, या फिर व्हाट वी आर सेइंग, यानी द यूज ऑफ वर्ड्स जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको भी ओरल कहते हैं, बट ORAL वाला। ठीक है, तो इस तरीके से पहला जो आपका पेयर ऑफ वर्ड्स है इट इज ओरल। नाउ यू विल बी लाइक कि कहाँ से अच्छी वर्ड्स है भैया ORAL, बट येस AURAL तो है ना, सो यू नेवर नो आपको कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ये पेयर यहाँ पे इंक्लूडेड है। डन, ओके। सेकेंड है he nodded his blank when I asked if I could leave. So he nodded, nodded का मतलब क्या होता है, सर हिलाना, है ना। So he nodded his assent या assent when I asked if I could leave. अब there are two assent, अब होता क्या है ना, लाइक या तो आपको एक वर्ड का मतलब पता होगा विच इज ऑप्शन नंबर A, या फिर आपको दोनों ही नहीं पता होंगे। ठीक है, अब यहां हम बोल रहे हैं he nodded his blank When I asked if I could leave, तो जब मैंने बोला कि क्या मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, तब उन्होंने अपना सर हिलाया, यही बोलना चाह रहे हैं। नाउ नॉडेड हेड होना चाहिए क्योंकि सर हिलाते हैं, तो क्या यहाँ हेड से रिलेटेड कोई वर्ड है, मे बी, हमें पता नहीं है। बट डू यू नो असेंडिंग ऑर्डर जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल, है ना, जहां आप कोई छोटे से नंबर से जाकर किसी बड़े नंबर तक पहुंचते हो, लाइक दिस इज छोटे से बड़ा जो हम पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर, उसे ही असेंडिंग का जो स्टार्टिंग के ASC लेटर्स हैं, क्या आप वो यहाँ पे देख सकते हो, इवन भी देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको ये असेंडिंग से रिलेटेड वर्ड ध्यान में रखना है, विच इज असेंड, यानी पक्का कुछ नीचे से ऊपर क्लाइंब करने की या खुशते से बात हो रही है। बट दूसरा असेंट क्या है, दैट वी डोंट नो। नाउ दिस इज समथिंग जो आपका आंसर एक्ट करेगा, पहले मैं बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर B जो है वो आपका आंसर है, ही नॉडेड हिज असेंट व्हेन आई आस्क्ड इफ आई कुड लीव। बट इसका मीनिंग क्या है, जैसे ही पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि यही आंसर क्यों है। तो सबसे पहले असेंट मीन्स अ क्लाइंब और वॉक टू द समिट ऑफ अ माउंटेन और हिल। किसी हिल या किसी माउंटेन के टॉप मोस्ट पॉइंट तक जब हम क्लाइंब करके जाते हैं ना, दैट इज द क्लाइंब और वॉक टू द समिट ऑफ अ हिल या माउंटेन, उसको हम क्या कहते हैं, असेंट, विच इज स्पेल्ड एज ASCENT। सेकेंड वर्ड असेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल और अग्रीमेंट, यानी हामी भरना। सो यहाँ पर आप अप्रूव करने की, अग्री करने की बात कर रहे हो, बिकॉज आपको इसके जो सेंटेंस या क्वेश्चन था वो क्या था, ही नॉडेड हिज व्हेन आई आस्क्ड हिम टू लीव। तो यहाँ मतलब व्हेन आई आस्क्ड हिम दैट आई कुड लीव, तो यहाँ पर सामने वाला क्या कर रहा है, नॉड करके अग्री कर रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ऑफ अग्री, हाँ भाई जाओ, यू आर अलाउड, वो वर्ड हो गया ASSENT, बिकॉज ये अग्री करने की बात कर रहा है और वहां पे अग्री की ही बात हो रही थी, इसीलिए ये आंसर है। और पहला वाला वर्ड आंसर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट अ क्लाइंब, एक चढ़ाई टुवर्ड्स दैट हाईएस्ट पॉइंट। डन, ओके। थर्ड है I don't want to go blank when I am still young. So I don't want to go bald. अब देखो यहाँ पर पहली तो एक चीज ये सुन लो कि जो ऑप्शन नंबर A है, कहीं कहीं पे आपको बाल्ड सुनाई देगा इसका प्रोनाउंसिएशन, कहीं कहीं पे बॉल्ड सुनाई देगा। ठीक है, ज्यादातर इसको बाल्ड आपने सुना होगा, बट इसका एक प्रोनाउंसिएशन जो है वो बॉल्ड भी है, इसीलिए हम उसको ऑप्शन B के साथ पढ़ रहे हैं। तो पहला बॉल्ड क्या है भाई, टकला हो जाना, लाइक देयर विल बी नो हेयर ऑन दी हेड, उसको बॉल्ड होना कहते हैं। सेकंड क्या है, बॉल्ड, BALLED। नाउ मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा शायद हम कोई बॉल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बट फिर वो स्पेलिंग चेक करो, इसलिए कभी भ्रमित मत हो जाओ कि हाँ ये लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि मैं अब मतलब जब मैं स्टिल यंग हूँ, ठीक है, लाइक अभी मेरी इतनी एज नहीं हुई है, सो आई डोंट वांट टू गो व्हाट, ऑब्वियसली मुझे अपना हेयर लॉस नहीं करना है, आई डोंट वांट टू बिकम बॉल्ड, यानी टकली या टकला व्हाटएवर। ठीक है, सो यहाँ पे वही चीज है कि आई डोंट वांट टू गो व्हाट, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर A, तो ये आपका आंसर है। और मैंने हिंदी में आपको इसीलिए बता दिया बिकॉज जितना आपको अपने खुद के क्या बोलते हैं, जो वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हो, लाइक काइंड ऑफ यू आर फेमिलियर विद द वर्ड्स, वो अगर आप लैंग्वेज को फिर इंग्लिश से लिंक करते हो, आपको जल्दी ध्यान में हो जाते हैं वर्ड्स, लाइक रह जाते हैं। तो बोल्ड वर्ड आई होप नहीं भूलोगे, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला बोल्ड है हैविंग अ स्कैल्प होली और पार्टली लैकिंग
हेयर, लाइक जो स्कैल्प है, ठीक है, उस पे पूरे तरीके से एक भी बाल ना होना, या फिर थोड़े थोड़े से बाल होना, लाइक थोड़े थोड़े बाल होना और फिर कुछ भी नहीं है, तो उसको हम बॉल्ड कहते हैं। दूसरा, पास्ट ऑफ बॉल। नाउ BAWL वाला बॉल है, इसका मतलब शाउट और कॉल आउट नॉइजिली एंड अनरिस्ट्रेन्डली, यानी बहुत तेज चिल्लाना, ठीक है, या किसी को ऐसे बुला रहे हो या ऐसे शाउट कर रहे हो किसी पे विच इज नॉट लाइक रिस्ट्रेन्ड नहीं है या थोड़ा लिमिटेड नहीं है, बहुत जोर से बस चिल्लाई जा रहे हो, उसको कहते हैं बॉल, और इसका पास्ट हो जाता है बॉल्ड विच इज BAWLED। सो आई होप आपको दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। साथ ही साथ यस, BLD का बाल्ड प्रोनाउंसिएशन गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, दोनों प्रोनाउंसिएशंस एक्सेप्टेड हैं। आप बॉल्ड भी बोल सकते हो, आप बाल्ड भी बोल सकते हो। इट्स जस्ट दैट अगर कभी कोई प्रोनाउंसिएशन यूज करे तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आपको मैंने दोनों प्रोनाउंसिएशंस जो है वो बता दिए। इजी, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ है, हिज बिहेवियर ऑन दैट ओकेशन वॉज एक्सट्रीमली ब्लैंक, वॉज एक्सट्रीमली कैलस, वॉज एक्सट्रीमली कैलस। अब एक कैलस है CALLOUS और एक कैलस है CALLUS। अब दोनों वर्ड्स में से ऑप्शन नंबर ए बहुत यूज होता है टू काइंड ऑफ डिफाइन अ पर्सन, या फिर कभी किसी लिटरेचर बुक में कोई स्टोरी में आप पढ़ लोगे ये वर्ड, लाइक आई थिंक 10th में शायद आप पढ़ते हैं ये वर्ड, ठीक है, लिटरेचर में CBSE वाले स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि उसका बिहेवियर उस दिन बहुत ज्यादा क्या था। तो इसका पहले तो आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वो बता देती हूँ, मीनिंग पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला, कैलस इज शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। हम कहते हैं लाइक वर्ड हम हिंदी में यूज करते हैं बेरहमी, है ना, लाइक बिल्कुल भी सेंसिटिव ना होना, बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको, कि आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले पे क्या बीत रही है, लाइक यू कांट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट। ऑल्सो बहुत क्रूअल होना, है ना, इन सब चीज़ों को लाइक क्या कहते हैं हम, वी कॉल इट कैलस। हाँ, तो बेरहमी ध्यान में रख लो तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा। सो एक तरीके से अगर कोई पर्सन बहुत इनसेंसिटिव है या बहुत क्रूअल डिसरिगार्ड शो कर रहा है किसी की तरफ, बेरहमी से अगर लाइक सब ऐसा आपको लाइन सुनने को मिल सकता है कि ही हिट द पर्सन कैलसली, यानी कि उसने बहुत बेरहमी से मारा, ही डिडंट इवन रियलाइज कि अरे भाई इफ आई एम काइंड ऑफ हिटिंग अ पर्सन, हो सकता है उसको लग जाए। तो ऐसा जो बिहेवियर होता है ना, लोग जो बहुत इनसेंसिटिव तरीके से बिहेव करते हैं, उनको उनके लिए वर्ड कैलस यूज किया जाता है। सेकंड, दूसरा कैलस है CALLUS विच इज अ थिकन्ड एंड हार्डन्ड पार्ट ऑफ द स्किन और सॉफ्ट टिश्यू, स्पेशली इन एन एरिया दैट हैज बीन सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शन। तो कुछ एरियाज होते हैं जो फ्रिक्शन के क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ टच में आ सकते हैं, ठीक है, लाइक फ्रिक्शन की तरफ ओपन है सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, तो वहां पर जो थिक टिश्यू या थिक जो कवरिंग होती है, हार्डन्ड कवरिंग होती है, जिससे प्रॉब्लम ना हो, डैमेज ना हो, तो वैसी स्किन को या उस कवरिंग को हम कहते हैं कैलस विच इज CALLUS, ठीक है। यानी ये एक साइंटिफिक टर्म हो गया और ये एक इनसेंसिटिव या क्रूएलिटी शो करने वाला टर्म हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन था, हिज बिहेवियर ऑन दैट ओकेशन वॉज एक्सट्रीमली व्हाट, उनका बिहेवियर उस ओकेशन पे बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव था, यानी कि बहुत बेरहमी से उन्होंने बिहेव किया, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल करेंगे, वी कांट से बी यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप आपको एटलीस्ट ऑप्शन ए ध्यान में रहेगा, बिकॉज दिस माइट कम इन काइंड ऑफ अ स्टोरी या स्टफ, और इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो अभी तो आप लाइक ओलंपियाड की बात तो छोड़ ही दो आप, लाइक वो तो आपके दिमाग में कॉम्पिटिटिव के दिमाग या चीज़ की तरह से रहता है, बट ऑल्सो जनरली यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ पढ़ो पूरे दिन में, लाइक रीड समथिंग। लेट्स से मैंने हमेशा बोला है न्यूज़पेपर पढ़ते हो अगर इंग्लिश का, तो हमेशा आर्टिकल वाला पोर्शन या एडिटोरियल वाला जो पोर्शन है वो ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि एडिटोरियल्स जो होते हैं उसमें इतने खतरनाक वर्ड्स का इस्तेमाल होता है कि आपकी वोकैब तो वहीं सुधर जाएगी। दूसरी चीज़, यस, कोशिश करो कि कोई ना कोई बुक पढ़ने की आदत डालो या एटलीस्ट कोई मैगजीन पढ़ो इंग्लिश में, जिससे आपको नए नए वर्ड्स सीखने को मिले। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को बहुत ज़्यादा डेवलप करो, बिकॉज या इट्स अ ग्रेट थिंग टू रीड समथिंग डेली। यू कैन ऑल्सो रीड सर्टेन काइंड ऑफ थॉट्स डेली, नो इशूज, इफ यू फील मोटिवेटेड एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको नए वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, नथिंग इज मोर बेटर देन दैट, राइट। तो आप एक स्टोन से यू किल टू बर्ड्स, यानी आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हो, यू ऑल्सो इंप्रूविंग योर वोकैब, यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर काइंड ऑफ समथिंग जो एंटरटेनिंग है और आपके लिए मोटिवेशनल है। सो या किसी भी तरीके से आपको अपना वोकैब इंप्रूव करते रहना है। ऐसे सिर्फ क्वेश्चंस करने से आपकी प्रिपरेशन 70% से 75% हो जाएगी, बट बाकी का जो आपका काम है वो है रीड करना। प्लीज मेक श्योर आप कुछ ना कुछ डेली रीड करो, ठीक है। तो ये इन बिटवीन थोड़ा सा ज्ञान था, आई होप यू विल डेफिनेटली काइंड ऑफ accept this and work on this. अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। The crowd slowly began to blank.
द क्राउड स्लोली बिगैन टू, इसको तो डिस्पर्स पढ़ते ही हैं, ऊपर वाले को भी ऐसे ही पढ़ोगे डिस्पर्स, इसको डिसबर्स नहीं पढ़ोगे। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अगर सुनते भी हो, सॉर्ट ऑफ आप टाइप करो सर्च इंजन पे और इसका आप प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे ना तो आपको वही सुनाई देने वाला है, डिस्पर्स। पढ़ने में दिखने में कुछ और लग रहा है, ठीक है। और इसीलिए ये दोनों भी क्या है, होमोफोन्स के पेयर हैं। अब यहाँ बोला है जो क्राउड है वो धीरे धीरे क्या होने लगा भाई, ऑब्वियसली जो ऑप्शन नंबर बी है, आई होप आपने कभी सुना हो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बॉटनी वगैरह में पढ़ते हैं या जब पॉलिनेशन वगैरह पढ़ते हैं फ्लावर्स के बारे में, दैट टाइम आपको एक वर्ड डिस्पोजल ऑफ सीड्स या डिस्पर्स्ड सीड्स पता चलता है, लाइक जो बिखर रही हैं, स्कैटर्ड, ठीक है। सो वैसे ही हम बोल रहे हैं कि जो भीड़ है धीरे धीरे जो है वो बिखरने लगी, लाइक सॉर्ट ऑफ अपने अपने डायरेक्शन में सब चले गए। तो इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बट मीनिंग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला डिस्पर्स मीन्स पे आउट मनी फ्रॉम अ फंड, तो पैसे देना बट किसी फंड में से, ठीक है, कोई फंड है उसमें से पैसे पे करना, उसको डिस्पर्स कहते हैं। दूसरा डिस्पर्स, डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, किसी बहुत वाइड एरिया की तरफ कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, स्प्रेड हो रही है, उसको डिस्पर्स कहते हैं। ना भीड़ की बात करोगे तो यहाँ पर ये नहीं बोल रहे भीड़ जो है वो पे आउट करने लगी, है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो डिस्पर्स है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जो भीड़ है वो धीरे धीरे इधर उधर दूसरे डायरेक्शंस में वाइडर एरिया में स्प्रेड होने लगा, ठीक है। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। सो मेक श्योर कि एक तो सबसे पहले आपको पढ़ना है पहले वाले वर्ड को भी, डिस्पर्स, और इनका मीनिंग क्या है, क्या डिफरेंस है। आई होप यू ऑलरेडी नो इट, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है द कारपेंटर्स वुड ब्लैंक द लॉग्स विद एन एक्स। अब यहाँ पर लॉग्स क्या होता है, जो लकड़ी के बड़े बड़े से टुकड़े होते हैं ना, लाइक आपने ऐसा देखा होगा। अगेन फिर से डिस्क्लेमर क्या है यहाँ पे, मेरी ड्राइंग स्किल जज नहीं करनी है, बिकॉज मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करती हूँ, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल भी जज नहीं करना है। ऐसे लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं ना बिल्कुल राउंड से, यहाँ पे राउंड से, ये जो पूरा बड़ा सा, इसको कहते हैं लॉग ऑफ वुड, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, जो कारपेंटर्स हैं जो फर्नीचर वगैरह बनाएंगे, वुड ब्लैंक दी लॉग्स विद एन एक्स। एक्स क्या होता है, कुल्हाड़ी, है ना। तो वो करने वाले हैं ये लकड़ी के टुकड़ों को कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, ऑब्वियसली कट करेंगे, है ना, मतलब सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड कर देंगे। अब उसके लिए कौन सा वर्ड है, इज इट ह्यू, कौन सा ह्यू, लाइक HEW वाला ह्यू या HUE वाला ह्यू। मे बी आपने ऑप्शन बी जरूर सुना हो कभी ना कभी, हो सकता है आपको मीनिंग नहीं अभी स्ट्राइक कर रहा है कि पता नहीं क्या मीनिंग था, बट डेफिनेटली सुना होगा ये वर्ड, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। द कारपेंटर्स वुड ह्यू द लॉग्स विद एन एक्स। अब ह्यू का मतलब डेफिनेटली आप कुछ तो कट करना है, समथिंग होगा। सो चॉप और कट समथिंग स्पेशली वुड और कोल विद एन एक्स, पिक और अदर टूल। या तो कोयला जो होता है कोल, या फिर लकड़ी, ज्यादातर इनके लिए यूज किया जाता है, फिर वैसे किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर इनको चॉप किया जा रहा है, चॉप का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, लाइक काट देना, और कट का मतलब होता है लाइक कट कर रहे हो, वो छोटे टुकड़े स्लाइसेस, इसका मतलब नहीं है, ठीक है। सो चॉप करना या कट करना किसी चीज को कुल्हाड़ी से या किसी दूसरे हथियार या टूल से, उसे ह्यू कहते हैं, विच इज HEW। एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन कारपेंटर्स आर डेफिनेटली गोइंग टू कट इट, जो भी लॉग्स ऑफ वुड हैं, इसलिए वी विल गो विथ विच वर्ड, ऑप्शन ए। सेकंड क्या है, ह्यू इज अ कलर और शेड, और दूसरा मीनिंग है कैरेक्टर और एस्पेक्ट। पहला मीनिंग एक तरीके के कलर या एक कलर के तरीके के शेड को बोलते हैं ह्यू। दूसरा मीनिंग किसी भी पर्सन की कैरेक्टर या एस्पेक्ट को भी हम ह्यू बोलते हैं। लाइक कई कबार ऐसे, जैसे कोई ग्रुप है, एक पर्टिकुलर चीज कॉमन है उनमें, लाइक एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या एस्पेक्ट, तो भी वर्ड HUE वाला ह्यू इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आपको सेंटेंस में कोई कलर या कोई कैरेक्टर एस्पेक्ट का मीनिंग हिंट मिल रहा है, गो विद ऑप्शन बी। बट इफ यू गेट अ हिंट ऑफ समथिंग चॉप या कट करने का, गो विद HEW, ठीक है। तो ऐसे नए वर्ड्स आई होप क्लियर हो रहे हैं। अचीवर्स इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, आपने ये देखा होगा, है ना, लाइक इडियम्स प्रोवर्ब्स इतना प्यारा टॉपिक है, बट हम अचीवर्स में कहीं ना कहीं वो जो एंटरटेनमेंट लेवल है या जो थोड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग लेवल है वो थोड़ा कम हो गया था, है ना, बिकॉज क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल हो जाते हैं, तो हम लोग को थोड़ा ऐसा लगता है हाँ ये क्या है, ठीक है। सो इसीलिए वर्ड्स थोड़े बोरिंग साउंड कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप इनको ध्यान से सुनो, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, एंड यू डोंट लीव इट जस्ट बिकॉज आपको कोई वर्ड नहीं पता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सेवेंथ है रन द स्ट्रैप थ्रू द ब्लैंक एज शोन। स्ट्रैप मतलब कोई भी ऐसा स्ट्रैप दिया होगा, कपड़े में स्ट्रैप लगे होते हैं, ठीक है। रन का मतलब क्या होता है कि भैया आपको ऐसे सॉर्ट ऑफ कैसे बोलूं, जैसे अगर आपको मैं ये बोलूं कि ये एक होल है,
होल ही नहीं रहा, हाँ, और ये एक होल है, आपको थ्रेड लेना है और आपको इस थ्रेड को इससे पास ऑन करके फिर इसको पास ऑन करके करना है ताकि ये जो भी कपड़ा है वो अटैच हो जाए, ठीक है। व्हाट आई विल से इज रन द थ्रेड थ्रू दीज होल्स, ठीक है, समझ आ गया रन का मतलब क्या है यहाँ पे। सो रन द स्ट्रैप थ्रू द ब्लैंक कैश शोन थ्रू द आईलेट। अब आईलेट क्या है यहाँ पे, एक ISLET वाला है और एक आंखों वाला आईलेट बोल रहा है। अब इसका मतलब क्या है, सो सबसे पहले तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। क्यों है, मीनिंग समझ आ जाएगा। पहला आइलेट जो है वो आइलैंड के लिए यूज किया जाता है, लाइक एक छोटू सा आइलैंड अगर होता है तो हम उसको आइलेट बोल लेते हैं, इजी। सेकेंड मीनिंग, अ स्मॉल राउंड होल इन लेदर और क्लोथ फॉर थ्रेडिंग अ लेस स्ट्रिंग और रोप थ्रू, यानी किसी भी लेदर में या किसी कपड़े में एक राउंड सा होल होना जिससे आप कोई भी थ्रेड या कोई भी स्ट्रिंग जो है या कोई रस्सी, अगर कोई है लेदर और रस्सी आपको पास ऑन करनी है ताकि क्या कर पाओगे, ऑब्वियसली आप उसको बांधोगे या आप उसको स्टिच करोगे व्हाटसोएवर। तो ऐसे जो होल होते हैं ना जिससे ये सारी स्ट्रिप्स या स्ट्रैप्स निकलते हैं उसको आइलेट ऑप्शन बी वाला कहा जाता है। नाउ जब आप क्वेश्चन देखते हो, अब आपको क्लियर हो गया होगा, रन द स्ट्रैप थ्रू द ब्लैंक कैश शोन, तो भैया आपको जो होल है उसमें से स्ट्रैप जो है उसको निकालना है ताकि मे बी कुछ अटैच हो जाए, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन बी यूज करोगे ना, आइलैंड थोड़ी यूज करोगे यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन बी आंसर है। क्लियर, ओके। अब आते हैं हम नेक्स्ट यानी 8th क्वेश्चन पे। ही वॉज ब्लैंक फिगर इन द मूवमेंट। अब एक वर्ड तो पता होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, बाकी पढ़ लेते हैं। सो दिस इज ही वॉज की फिगर, ही वॉज की फिगर, कौन सा की, KEY वाला की कि QUAY वाला की। अब यहां पर ऑप्शन ए की आपको एक तो मीनिंग पता है चाबी, वो मैंने आगे लिखा भी नहीं मीनिंग में बिकॉज ऑब्वियसली सभी को पता है, द लॉक इन की, राइट, जो लॉक होता है जिससे हम उसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं उसको हम की बोलते हैं, तो वो तो भैया एक हो गया। दूसरा एक और मीनिंग है इसका, अभी हम पढ़ेंगे। और सेकंड वाला भी आपको लग कुए रहा होगा, बट व्हेन यू रीड इट आप इसको की ही पढ़ते हो। इंटरेस्टिंग, राइट। तो इसको की पढ़ते हैं, इसका मीनिंग पढ़ लेंगे, बट अभी आप बोल रहे हैं कि भैया इस मूवमेंट में वो जो है बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था उस मूवमेंट में। सो यहाँ इंपॉर्टेंट के लिए वर्ड की KEY यूज किया जाता है। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि भाई समथिंग इज की स्किल फॉर लाइफ, ठीक है, क्या बोला जाता है, जैसे अगर हम बोले कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इज द की स्किल रिक्वायर्ड। की का मतलब क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ही वॉज ब्लैंक फिगर इन द मूवमेंट, ही वॉज इंपॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट, और इंपॉर्टेंट के लिए हमने KEY इस्तेमाल किया। तो डेफिनेटली अगर आपको कहीं वर्ड की दिखता है, डोंट बी लाइक यहाँ चाबी का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, भाई वहाँ इंपॉर्टेंट का मीनिंग निकल रहा होगा। सो व्हेन यू हैव टू यूज समथिंग फॉर वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन डेफिनेटली गो विथ की, क्योंकि बहुत अच्छा साउंड करता है, ठीक है। अब दूसरा की देख लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यहाँ पर पहला ऑप्शन क्यों है। सो पहला वाला ऑप्शन इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग जो बहुत क्रूशियल है, क्रूशियल इन द सेंस जो सबसे ऊपर लेवल पे आता है, नॉट समथिंग ऐसे हैविंग, ठीक है। समथिंग ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इज KEY वाला की, और दूसरा की क्या है, अ स्टोन और मेटल प्लेटफॉर्म लाइंग अलोंग साइड और प्रोजेक्टिंग इनटू वाटर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप्स। कोई भी पत्थर या कोई भी मेटल का बना हुआ प्लेटफॉर्म जो कि कहीं कहाँ अलोंग साइड, यानी कि बिल्कुल जहां पर साइड में है, ठीक है, और प्रोजेक्टिंग इनटू वाटर, या पानी की तरफ बनाया जा रहा है वो पाथवे फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग शिप्स, ताकि शिप्स को लोड कर सके, सामान डालना है, या अनलोड कर सके, सामान निकाल सके, उसके लिए वर्ड भी है की, बट QUAY वाला। डन, ओके। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, शी ब्लैंक हिम अ स्वेटर। अब ये भी आई होप क्लियर ही होगा, ठीक है। सो शी निट हिम अ स्वेटर, शी निट हिम अ स्वेटर। अब जो स्वेटर बुनने का काम होता है या ऊन से जो भी बुनने का काम होता है उसको निटिंग कहते हैं, है ना। तो वहां से एक वर्ड निट है, अब वो कौन सा निट है। सो ऑप्शन ए जो है के वाला, दिस इज द रिक्वायर्ड स्पेलिंग। सो शी निट हिम अ स्वेटर, उसने उनके लिए एक स्वेटर
बुना। तो यहाँ जो knit का मीनिंग है वो क्या है भाई, मेक अ गारमेंट और ब्लैंकेट बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ वूल और अदर yarn विथ knitting नीडल्स और ऑन अ मशीन यूनाइट और कॉज टू यूनाइट। अब सब सुनो ध्यान से इन सब चीजों को। सबसे पहली बात, कोई भी कपड़ा बना रहे हो, ब्लैंकेट या कुछ भी बना रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ वूल, लाइक वूल ऊन के कुछ लूप्स हैं, ठीक है, ये कोई लूप इसको कहते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, एक लूप को दूसरे लूप में। आपने कभी देखा हो अपनी दादी नानी या किसी को भी आपने कभी स्वेटर बनाते हुए देखा हो, लाइक उससे जो दो नीडल टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, लाइक उससे जो इंटरलूपिंग होती है, ठीक है, या फिर किसी यान से जो गोला होता है, नीडल्स की हेल्प से, निटिंग नीडल्स वही है जो मैं भी बोल रही हूँ कि यू गॉट द वर्ड, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, तो निटिंग नीडल्स यानी स्वेटर बुनने की सुई आती है, ठीक है, वो, या फिर कोई मशीन, भैया मशीनरी आ गई अब तो मशीन से इस तरीके से ताकि वो एक साथ हम बुन सके, तो उस प्रोसेस को निटिंग कहते हैं। और यहाँ वर्ड निट यूज किया गया है कि भाई उन्होंने उसके लिए स्वेटर निट किया। दूसरा निट है अ फूलिश पर्सन, somebody who is very foolish। अगर कोई पर्सन बहुत फूलिश है उनके लिए भी वर्ड निट इस्तेमाल किया जाता है, बट NIT वाला, क्लियर। सो इस तरीके से वी आर डन विथ लाइक सॉर्ट ऑफ दो ऐसे वर्ड्स बहुत सिमिलर दिखते भी हैं, के का फर्क है बस, और इस तरीके से आप इन दोनों वर्ड्स को कभी ना कभी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन है, बिफोर द पुअर ब्लैंक हैड टाइम टू स्पीक ही वॉज शॉट। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, रेच, रेच, जब सेकेंड वाले वर्ड को भी रेच ही पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है somebody जो बहुत ही ज्यादा लाइक अनफॉर्चुनेट, वेरी अनलकी सॉर्ट ऑफ आप बोलना चाह रहे हो, तो वो आप यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे। सो बिफोर द पुअर ब्लैंक हैड टाइम टू स्पीक ही वॉज शॉट, इसके पहले कि वो बेचारा कुछ बोल पाता उसको शूट कर दिया गया, यानी गोली मार दी गई, ठीक है। तो यहाँ वो जो बेचारा पर्सन है वो रेच, ऑप्शन नंबर बी है। मीनिंग पढ़ लो। पहला रेच है मेक द साउंड और मूवमेंट ऑफ वॉमिटिंग। अगर कोई वॉमिटिंग का साउंड करता है, ठीक है, या कोई इस तरीके से मूवमेंट करता है कि तो उसको हम वर्ड कह सकते हैं RETCH वाला रेच। और दूसरा रेच विद W इज एन अनफॉर्चुनेट और अनहैप्पी पर्सन, कोई ऐसा जो अनलकी है या हैप्पी नहीं है, उसको कह सकते हो, लाइक हम जो बेचारा वर्ड यूज करते हैं ना, आप रेच बोल सकते हो। सो ऑब्वियसली जो हम बेचारा बोलते हैं जनरली, उसके लिए तो आप पुअर बोलते हो, PWR, गरीब वाला नहीं, यू यूज पुअर लाइक ओ माई गॉड बेचारा, लाइक पुअर पर्सन। और अगर आपको किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्गली वर्ड यूज करना है कि भैया बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट या बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी पर्सन है, देन वी कैन गो विद वर्ड रेच, W वाला, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं 11th क्वेश्चन पे। द गेट गेव अ लाउड ब्लैंक एज ही पुश्ड इट ओपन। तो जो गेट है उससे बहुत बड़ा लाउड क्रीक या क्रीक दिया, लाइक मे बी साउंड, ठीक है, जैसे ही उसने गेट को खोला, पुश इट ओपन। तो यहाँ एक वर्ड है जो साउंड की बात कर रहा है, जो यहाँ आप फिल करने वाले हो, और वो साउंड वाला वर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर ए क्रीक है, CREAK। कैसे, चलो मीनिंग पढ़ते हैं। पहला, क्रीक इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टिपिकली अ वुडन वन। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिकली लकड़ी की बात करते हैं, मेक अ हार्श हाई पिच्ड साउंड व्हेन बीइंग मूव्ड और व्हेन प्रेशर और वेट इज अप्लाइड, शो वीकनेस और फ्रिल्टी अंडर स्ट्रेन। सबसे पहली बात, कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा तीखा आवाज सुनाई दे किसी से, वेरी हाई पिच्ड साउंड, जब उसको आप मूव करते हो, आप उसको धक्का मारते हो, प्रेशर लगाते हो, और अगर बिल्कुल अजीब सा कठोर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कर्कश, हार्श, ठीक है, मतलब ऐसे सॉर्ट ऑफ जो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है हमारे ईयर्स के लिए, ऐसा बहुत हाई पिच्ड साउंड सुनाई देता है, उसको हम क्रीक कहते हैं, विच इज CREAK। दूसरा, शो वीकनेस और फ्रेलिटी अंडर स्ट्रेन। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो या बहुत ज्यादा प्रेशर हो, तो उस वक्त इफ somebody shows frailty यानी कि बहुत ज्यादा वीकनेस, देन ऑल्सो वी कैन गो विद दिस वर्ड विच इज CREAK। दूसरा क्रीक क्या है, अ नैरो शेल्टर्ड वाटर वे, स्पेशली एन इनलेट इन अ शो लाइन और चैनल इन अ मार्श। क्या दिया हुआ है, कोई भी ऐसा नैरो सा सिकुड़ा हुआ, ठीक है, नॉट लाइक वाइड, शेल्टर्ड वाटर वे, जहाँ पे शेल्टर बना हुआ है और वो पानी का रास्ता है, वाटर वे है, स्पेशली एन इनलेट, एक तरीके की ओपनिंग, इन अ शोर लाइन और चैनल इन अ मार्श। तो जो मार्श एरियाज होते हैं वहां पर सॉर्ट ऑफ एक ओपनिंग की तरह जो काम करता है, ऐसे वाटरवे को क्रीक, CREAK कहते हैं। तो आपको क्योंकि इसके पहले वाले सेंटेंस में बोला गया था कि जैसे ही उसने दरवाजे को खोला उससे ऑब्वियसली एक लाउड साउंड आ रहा है, तो लाउड साउंड वाला वर्ड CREAK पहला वाला वर्ड है, इसीलिए वी वेंट विथ ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज द 12th क्वेश्चन, द ब्लैंक इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड। अब यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स के टर्म्स पढ़ लेते हैं। सो यू हैव कुछ वैल्यू यहाँ पे मेंशन, सपोज 2, यहाँ पे 82, यानी 82 डिवाइडेड बाय 2।
करेक्ट। तो यहाँ पर हम जो डिवाइजर, डिविडेंड ये सब पढ़ते हैं, तो डिविडेंड द वन विच इज बीन डिवाइडेड, तो ये हो जाता है, और 2 इज द डिवाइजर, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है कि द ब्लैंक इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड, तो एक डिवाइजर। अब ये कौन सा वाला डिवाइजर है? सो दिस वैल्यू 2 इज ऑप्शन नंबर बी। तो बोला जा रहा है इसको इससे माइनस किया गया है, लाइक इज दिस, इट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड, ऑब्वियसली हमेशा ये छोटा ही रहेगा, सो 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 82, ठीक है। सो इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको कहते हैं डिवाइजर, और ये वाली स्पेलिंग होती है DIVISOR। देन व्हाट इज DEVISER? सो लेट्स रीड अबाउट इट। सो व्हेन यू गेट ये वाला वर्ड लाइक DEVISER, डिवाइजर, दिस मीन्स वन हु क्रिएट्स और इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू। आप डिवाइस से ध्यान में रख सकते हो, या कोई चीज़ जो है वो डिवाइस्ड होती है, इसका मतलब इट इज़ क्रिएटेड। तो समथिंग या कोई भी जो किसी चीज़ को, किसी नई चीज़ को क्रिएट करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज डिवाइजर, DEVISER। एंड सेकेंड वाला डिवाइजर इज अ नंबर बाय विच अनदर नंबर इज टू बी डिवाइडेड, कोई भी नंबर बाय विच अनदर नंबर इज टू बी डिवाइडेड, जैसे 82 डिवाइडेड बाय 2, तो ये नंबर कहलाएगा क्या? डिवाइजर। तो आपको कौन सा डिवाइजर दिया जा रहा है? आई होप यू विल गेट टू नो दैट। क्लियर? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 13। द ओल्ड बुक्स आई ब्लैंक आर वेरी इंफॉर्मेटिव। सो द ओल्ड बुक्स आई वीन आर वेरी इंफॉर्मेटिव। अब वीन क्या होता है? तो एक वीन यूज किया जाता है, आप जनरली जो सोचते हो, जनरली इसके बारे में यू आर थिंकिंग, उसे वीन कहते हैं। बट विच वीन? सो दिस पर्टिकुलर वन इज ऑप्शन नंबर बी, WEEN। सो द ओल्ड बुक्स आई वीन आर वेरी इंफॉर्मेटिव। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। पहला वीन इज टू कॉज अ बेबी और यंग एनिमल टू स्टॉप फीडिंग ऑन इट्स मदर्स मिल्क एंड टू स्टार्ट ईटिंग अदर फूड, स्पेशली सॉलिड फूड इंस्टेड। तो ज्यादातर जो बेबी है या फिर कोई यंग एनिमल है, यानी कि बेबी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या एनिमल, ठीक है, तो अगर कोई बेबी को उनकी जो मॉम से वो मिल्क फीडिंग करते हैं, करेक्ट, बहुत टाइम तक, तो अगर वो स्टॉप कर अब सॉलिड फूड स्टार्ट कराया जा रहा है बच्चे के लिए, देन दैट इज वीन, WEAN। और WEAN क्या है? टू थिंक और इमेजिन समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना, टू इमेजिन समथिंग, वो भी वीन है, WEAN। अब यहाँ आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो द ओल्ड बुक्स आई वीन, यानी जो पुरानी बुक्स है जिनके बारे में मैं सोचता हूं वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। सो आई वीन मीन्स आई थिंक या फिर आई इमेजिन, तो उनको कहते हैं भैया वीन, WEEN। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। 14th है आई कैन ब्लैंक यू फॉर स्कोल्डिंग हाई स्कूल स्टूडेंट। आई कैन इंडाइट, दोनों को इंडाइट पढ़ते हैं, ऑल्दो INDICT लगता ऐसा है दैट वी शुड रीड इट इंडिक्ट, बट वो इंडिक्ट है ही नहीं, इट इज इंडाइट। तो इंडाइट वर्ड यहाँ कौन सा वाला यूज करोगे? सो ये एक ऐसा वर्ड है जो चार्ज करने का या पनिशमेंट देने की बात कर रहा है। तो ये दिया है कि मैं आपको पनिशमेंट दे सकता हूँ, आप एक हाई स्कूल के बच्चे को चिल्ला रहे हो उसके लिए। सो ये इंडाइट है, नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, INDICT। ठीक है, अब मीनिंग पढ़ते हैं। सो इंडाइट मीन्स फॉर्मली अक्यूज ऑफ और चार्ज विद अ क्राइम, यानी किसी को फॉर्मल वे में अक्यूज करना, इल्जाम लगाना, या फिर किसी पे चार्ज कर देना, चार्ज इन द सेंस पैसे वाला नहीं, चार्जेस लगा देना कि भाई इन्होंने क्राइम किया है। सो यहाँ क्या दिया हुआ था? द पर्सन वाज लाइक, वो मे भी धमकी दे रहे हैं, ठीक है, कि मैं आपको पनिशमेंट दिलवा सकता हूँ, या फिर मैं आपको जो है आई कैन चार्ज यू विद अ क्राइम दैट यू आर स्कोल्डिंग अ हाई स्कूल स्टूडेंट। दूसरा इंडाइट का मतलब होता है टू राइट, यानी कुछ लिखना। सो टू राइट समथिंग इज ऑल्सो इंडाइट, बट INDITE। क्लियर? ऑलराइट। 15th, they have begun to blank food and save their money. So they have begun to hoard या hoard. Now which hoard you have to use? So is it HOARD वाला hoard या is it HORD वाला RDE वाला hoard? So यहाँ पर एक hoard का मतलब होता है स्टॉक करना, ठीक है, और वही कर रहे हैं कि उन्होंने खाना वगैरह स्टॉक करना चालू कर दिया है और पैसे बचाना चालू कर दिए हैं। और ये स्टॉक मीनिंग वाला जो वर्ड है वो ऑप्शन ए है, HOARD hoard। ठीक है, तो अब दोनों वर्ड्स का मीनिंग पढ़ते हैं बिकॉज दोनों ही नए हैं हमारे लिए। सो फर्स्ट वर्ड होर्ड जो है HOARD, इट मीन्स अ स्टॉक और स्टोर ऑफ मनी और वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स, टिपिकली वन दैट इज सीक्रेट एंड केयरफुली गार्डेड। मतलब कुछ ऐसी चीजों का स्टॉक करना या स्टोर करना जो कि वैल्यूएबल है या जो इंपॉर्टेंट है उस वक्त के लिए, और उसको बहुत सीक्रेट वे में रखना और बहुत ही ज्यादा कड़ी निगरानी रखना, केयरफुली गार्डेड।
दूसरा होड यूज किया जाता है फॉर अ ग्रुप ऑफ लार्ज ग्रुप स्पेशली ऑफ पीपल, यानी कि ये एक वर्ड एक पर्टिकुलर टाइप के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है. नाउ दिस वर्ड इज समथिंग जो आप फॉर्मली यूज नहीं कर सकते, दिस इज वेरी डेरोगेटरी समटाइम्स, इसीलिए आप ये बहुत एक्सट्रीम इनफॉर्मल सिचुएशंस में अगर कभी इस यूज करना चाहो तो कर सकते हो. बट बिकॉज हमको होमोफोन्स पढ़ने थे, दैट्स वाई आई गेव दिस वर्ड टू यू. अदरवाइज इतना कुछ इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. कीप दिस वर्ड इन माइंड. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है द 16th one which says he said that blank for water is complete nonsense. अब यहाँ पर जो he said that blank for water है, तो एक वर्ड है डाउजिंग और दूसरा वर्ड भी है डाउजिंग, बट यहाँ हम ing फॉर्म इसलिए रख रहे हैं बिकॉज इस सेंटेंस में एक ing फॉर्म चाहिए, ठीक है. बट जनरली हम जिन दो वर्ड्स की बात करने वाले हैं वो है DOUSE और DOWSE, ठीक है. बेसिकली हमको ये वर्ड्स पढ़ने हैं और हम अभी ing फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो मीनिंग हम इन्हीं का देखेंगे, बट या सेम ही बात है. तो ही सेड ब्लैंक फॉर वाटर इज कंप्लीट नॉनसेंस. नाउ इनमें से एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइक वाटर सोर्स वगैरह को ढूंढना विद द हेल्प ऑफ अ रॉड एंड स्टफ, ठीक है. तो यहाँ पर वो जो वर्ड है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डाउजिंग. तो DOWSE डाउज जो है ना, बस उसी को हमको यहाँ पर यूज करना. सो उसने कहा कि भाई पानी को ढूंढना लाइक यहाँ पर नॉनसेंस है, ठीक है. अब मीनिंग देख लेते हैं. पहला डाउज DOUSE जो है इट मीन्स पोर अ लिक्विड ओवर ड्रेंच. किसी के ऊपर पानी डाल देना, सॉर्ट ऑफ पूरा भिगा देना, दैट इज व्हाट इज डाउज विच इज DOUSE. और दूसरा डाउज जो है, इफ समवन डाउजेस फॉर अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स और सम अदर सब्सटेंस, दे सर्च फॉर इट यूजिंग अ स्पेशल रॉड. एक स्पेशल रॉड आती है जिसकी मदद से अगर कोई पर्सन अंडरग्राउंड वाटर सर्च कर रहा है, मिनरल सर्च कर रहा है, तो उसको कहेंगे डाउज. सो DOWSE वाला डाउज वहां पर वाटर की बात कर रहे थे, बट किसी के ऊपर पोर कर देना लिक्विड, दैट इज DOUSE. क्लियर? ऑलराइट. 17. A blank person gets into trouble. A knave person, a knave person. So which knave it is? K वाला या बिना K वाला? तो इनमें से एक वर्ड है जो sort of foolish person के लिए यूज करने वाले हैं हम. So that knave would be which one? This is the only sentence like ऐसा जो person होता है ना, gets into trouble. So this is option number A, KNAVE वाला knave, which actually means a dishonest or unscrupulous person, like sort of not foolish. हाँ मैंने foolish बोला, मतलब not sort of foolish in the sense जो बहुत गलत काम करता है. Obviously foolish in being कि अपने फायदे के लिए only सिर्फ कुछ भी तरीके अपनाना. So कोई भी person जो बहुत डिसऑनेस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्क्रूपुलस यानी कि बिल्कुल भी एथिकल चीज़ें नहीं मानता है और बहुत इनसेंसिटिव है, ऐसे इंसान को कहोगे नेव, विच इज़ KNAVE वाला. हम एक नेव पढ़ चुके हैं, NAIVE, वो प्लीज़ अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से जाकर फटाफट से रिवाइज कर लेना, बिकॉज हम उसको बहुत बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स में डिस्कस कर चुके हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट नेव वर्ड KNAVE वाला, दिस मीन्स अ डिसऑनेस्ट और अनस्क्रूपुलस मैन, एंड दिस इज समथिंग जो बोला जा रहा है कि ऐसा पर्सन हमेशा गेट्स इनटू ट्रबल. ऑब्वियसली. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट वर्ड है NAVE, नेव. द लॉन्ग सेंट्रल पार्ट ऑफ अ चर्च ऑफन विथ आइल्स. आइल्स का मतलब होता है जो पैसेज होता है, लाइक आइल सीट क्या होती है एयरप्लेन में, जो बिल्कुल पैसेज की जस्ट पहली सीट होती है ना, जैसे आइल होती है, देन यू हैव मिडिल सीट, देन यू हैव विंडो सीट, राइट. तो आइल AISLE वाला वर्ड भी आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, विच इज एक बहुत बड़ा लाइक पैसेज. जैसे अगर आप चर्च में एंटर करते हैं, चर्च के पिक्चर्स देखते हैं, तो ऐसा पूरा सा पैसेज होता है, देन यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी रहती है, यहाँ चेयर्स होते हैं, यहाँ स्टूल्स होते हैं, यहाँ पे पीपल सिट एंड प्रे, राइट. तो वो जो पैसेज वाला ऐसा जो पूरा सिनारियो है उसको कहते हैं नेव. दैट इज द लॉन्ग सेंट्रल पार्ट ऑफ अ चर्च ऑफन विथ आइल्स, यानी लॉन्ग पैसेजेस ऑन बोथ द साइड्स. तो यहाँ पर आपको एक पर्सन के लिए बोला गया था, इसीलिए भी वेंट विथ KNAVE नॉट NAVE. डन? ओके. चलो नेक्स्ट आते हैं 18th क्वेश्चन पे. वी हैव अ ब्लैंक इन द लेबोरेटरी. सो वी हैव अ जायरो, वी हैव अ जायरो. लाइक विच जायरो? GIRO वाला जायरो या GYRO वाला जायरो. नाउ यू हैव एक वर्ड जो छोटू सा फॉर्म है ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो है GYRO. जो हमने जायरोस्कोप कभी आपने सुना हो तो उसी को हम जायरो भी बोलते हैं. तो लेबोरेटरी में वो इक्विपमेंट होने की ही बात हो रही है. सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी. सो वी हैव अ जायरो इन अ लेबोरेटरी. बट व्हाट इज पहला वाला जायरो? एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ऑफ सेकंड वर्ड? So first word, oh my god, इतना बड़ा definition है. So first word is gyro, a system of transferring money within the financial institutions of a country, such as banks and post office, by which bills etc. may be paid by filling in a gyro form authorizing the debit of a specified sum from one's own account to the credit of the pay's अकाउंट. क्या दिया जा रहा है यहाँ पे कि एक सिस्टम जिसमें मनी ट्रांसफर किया जाता है
उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ही अंदर किसी भी कंट्री के, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, बैंक हमको पता है, पोस्ट ऑफिस से भी होता है ना। सो ये यहाँ पर बिल्स वगैरह जो है या जो कुछ भी पे करना है, इसको पे कर सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ फिलिंग अ फॉर्म, जो कि होता है जायरो फॉर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ पे लिखा रहता है कि भैया कितना अमाउंट गया, कहाँ से गया एंड किसके अकाउंट में जा रहा है, उसे कहते हैं जायरो। Second gyro is a gyroscope, which is a device containing a wheel that spins. एक पहिया होता है व्हील जो स्पिन करता है freely within a frame, used on aircraft and ships to help keep them horizontal and as a children's toy. Also बच्चों के टॉयज में भी यूज किया जाता है जायरोस्कोप को, like sort of उस तरीके के इक्विपमेंट को, and also it is kept on aircraft and ships ताकि वो horizontal ही रहे, ठीक है, vertical नहीं, horizontal ही रहे, क्लियर। सो इस तरीके से आपको डेफिनेटली लेबोरेटरी में ये तो नहीं मिलेगा, you can get this gyro, so इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है this acts as the answer, but yeah this is the form जो हम बात कर चुके हैं, that is GIRO, clear, all right। next है the woman was in blank, furs, furs, तो एक furs है FURS, एक है furs FURZE। अब यहाँ पर बोला है the woman was in, ठीक है। अब आपने कभी जैसे अगर आप विंटर क्लोथ्स वगैरह की शॉपिंग करते हैं या फिर आप कभी खरीदने जाओ या आपके पास कोई जैकेट है जिसमें ना बहुत सॉफ्ट सा ऐसे फरी टाइप का मटेरियल होता है, करेक्ट, अब समझ आ रहा है, वो एक फर है ना, और एक फर्स इज ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ बोला जा रहा है कि वो जो लेडी है उन्होंने वैसा फर वाला कुछ पहना हुआ था, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, फर्स FURS। अब दोनों का हम पढ़ लेते हैं। पहला FURS इज द शॉर्ट फाइन सॉफ्ट हेयर ऑफ सर्टेन एनिमल्स कोट विद अ डिपॉजिट और थिक लेयर। तो कोई भी ऐसा छोटा सा फाइन सा सॉफ्ट हेयर जो होता है एनिमल्स पे, उसे कहते हैं एक तो, ठीक है। और दूसरा मीनिंग है कोट विद अ डिपॉजिट और थिक लेयर। ऐसा कोट होता है जिसपे पूरा बहुत सारा फर लगा होता है, बहुत ज़्यादा वार्म होता है, वो उसे कहते हैं। सो द लेडी वॉज सीन वेयरिंग दिस टाइप ऑफ कुछ भी विंटर क्लोथ में भी, इसीलिए बोला है फर्स्ट, पहला वाला सही है। दूसरा वाला फर्स्ट इज अ वाइल्ड बुश विद शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल येलो फ्लावर्स। छोटी सी बुश, ठीक है, झाड़ी, वाइल्ड बुश मतलब जंगली झाड़ी, और जिसमें बहुत ज्यादा नुकीले शार्प थॉर्न्स हैं, मतलब क्या है, थॉर्न्स को क्या बोलते हैं, कांटे, एंड स्मॉल येलो फ्लावर्स, उसमें छोटे छोटे येलो फ्लावर्स भी लगे होते हैं। ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं, फर्स, विच इज FURZE। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस में वुमन वाज नॉट इन दिस, वुमन वाज वेयरिंग एक टाइप की ड्रेस, और उसको कह दिया है FURS, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है वन कुड हियर द ब्लैंक एज द बॉटल वॉज ओपन। तो कोई भी इंसान को कुछ सुनाई देता है, लाइक समथिंग, इज इट फिज और फिज, एज द बॉटल वॉज ओपन। तो आप अगर कोई भी एरेटेड ड्रिंक पीते हो, एरेटेड मतलब जिसमें झाग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सो व्हेन यू ओपन इट, लाइक साइड सॉर्ट ऑफ आप शेक करो और फिर ओपन करो, एक ऐसा आवाज आता रहे और फिर बबल्स निकलते हैं एंड बाहर भी जाता है कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसे एरेटेड ड्रिंक्स में जो आवाज आती है वो फिज की आवाज है, एवरीबडी नोज, ठीक है। बट वो स्पेलिंग कौन सी है, FIZZ या PHIZ। तो यहाँ पर वन कुड हियर द ब्लैंक एज द बॉटल वॉज ओपन, या जैसे ढक्कन खोला है, मे बी द कैप ऑफ द बॉटल वॉज ओपन, तो फिज है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर फिल होगा। बाकी मीनिंग पढ़ लेते हैं दोनों का। पहला फिज इज ऑफ अ लिक्विड प्रोड्यूस बबल्स ऑफ गैस एंड मेक अ हिजिंग साउंड। एक लिक्विड में बहुत सारे बबल्स होने लगते हैं, लाइक वो प्रोड्यूस गैशियस बबल्स, एंड फिर उससे एक हिज साउंड आता है, उसे कहते हैं फिज। दूसरा फेज इज अ पर्सन फेस और एक्सप्रेशन, एक तरीके का एक्सप्रेशन या एक तरीके से पर्सन का फेस जो होता है उसको डिटेल में समझाने के लिए फेस वर्ड यूज किया जाता है। बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन की बात नहीं की गई थी, हेयर ओनली ये आवाज की बात की गई थी कि जैसे बॉटल खोला एंड स्टफ, तो इसीलिए आंसर जो है वो FIZZ होगा, क्लियर, ऑलराइट। 21 पे आते हैं। द नॉइज स्टार्टल्ड द हॉर्स इनटू अ ब्लैंक। स्टार्टल्ड मतलब होता है लाइक सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि आवाज की वजह से द हॉर्स स्टार्टल्ड, लाइक वो सरप्राइज्ड हो गया, मे बी डर गया, एंड इनटू अ व्हाट, इनटू अ गैलोप, इनटू अ गैलोप। अब कौन सा वाला गैलोप है ये, GALLOP या GALOP, ठीक है, गैलपिंग बोलते हैं, जैसे गैलपिंग ऑफ हॉर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर गैलप की स्पेलिंग क्या है, अगर पता भी है वर्ड गैलप, तो व्हाट इज द स्पेलिंग, सो इज इट डबल एल और सिंगल एल, सो ऑब्वियसली इट इज डबल एल, जो कि यहाँ फिट बैठेगा। सो द नॉइज स्टार्टल्ड द हॉर्स इनटू अ गैलप, यानी बहुत तेज भागना, क्लियर। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। पहला गैलप इज अ बाउंडिंग गेट ऑफ अ क्वाड्रप्ट, स्पेसिफिकली हॉर्स। क्वाड्रप्ट मतलब जिसके 4 फीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनिमल होते हैं, स्पेसिफिकली हॉर्स के लिए बात किया जाता है, सॉर्ट ऑफ एकदम से तेजी से भागना, टू रन अवे लाइक एनीथिंग, उसको कहते हैं गैलप, विच इज डबल एल। सेकेंड वाला है अ लाइवली बॉलरूम डांस इन ड्यूपल। ड्यूपल मतलब डबल, लाइक डबल बीट वाला, डबल टाइम वाला, पॉपुलर इन द लेट 18th सेंचुरी। तो अराउंड 18th सेंचुरी के आखिरी में, 19th सेंचुरी के बिगनिंग में एक डांस फॉर्म बहुत पॉपुलर हुआ करता था जिसे गैलप कहते थे, GALOP,
एंड इट वॉज लाइक अ बॉलरूम डांस, लाइक द कपल्स वुड डांस, ठीक है, एंड ये डबल बीट पे किया जाता था, डबल टाइम में किया जाता था. सो दैट इज व्हाट इज GLOP. एंड GALLP वो एकदम से भागना, लाइक डरकर, एंड स्पेसिफिकली हॉर्स या फिर ऐसे एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है जो 4 फीट होते हैं जिनके. क्लियर? ऑलराइट. आ जाते हैं 22nd पे. योर टाउन हैज अ नैरो ब्लैंक. सो योर टाउन, तुम्हारे टाउन में क्या है, एक नैरो सी, सिकड़ी हुई सी लेन और लेन. नाउ वन इज LAIN वाला लेन, एक है LANE वाला लेन. सो व्हाट यू वांट यहाँ पे, गली, लेन विच इज LANE. तो यू विल यूज ऑप्शन नंबर बी कि तुम्हारे टाउन में एक नैरो सी, सिकड़ी हुई सी लेन या गली है. अब दोनों का मीनिंग पढ़ते हैं. पहला लेन है पास्ट participle of lie of a person or animal be in or assume horizontal or resting position on a supporting surface. like एक तरीके का, like ऐसे लेट जाना, lie करना ना, उसका past participle है लेन. ठीक है, तो क्या मतलब है, कोई भी पर्सन या कोई भी एनिमल जो ऐसे पोजीशन में है, एक हॉरिजॉन्टल या रेस्टिंग पोजीशन में, लाइक लेटा हुआ है, दैट इज व्हाट इज लेन. क्लियर? नेक्स्ट है लेन, LANE. दिस इज यूज्ड फॉर अ नैरो रोड, स्पेशली इन अ रूरल एरिया. लाइक छोटू सा जो नैरो सा जो गली होता है उसको कहते हैं क्या, लेन. ठीक है, तो टाउन में एक नैरो लेन बोला है, नॉट दिस वन. क्लियर? ऑलराइट. 23rd, he had in blank feeling. So he had an airy feeling या airy feeling. अब दोनों ही airy हैं, ठीक है. अब यहाँ EERY है कि EYRIE है, तो ये sort of a feeling है ना. So this means this is the answer which is option number A, EERY. क्यों? चलो मीनिंग पढ़ते हैं, ज्यादा क्लियर होगा. First array is specially of places and atmosphere etc. mysteriously और uncannily frightening or disturbing. like बहुत ही डरावने वे से, बहुत ही ज़्यादा डरावनी और frightening, disturbing टाइप की कोई प्लेस है या कोई एटमॉस्फेयर है सॉर्ट ऑफ, जिससे डर लग रहा है, और मिस्टीरियस है, एक सॉर्ट ऑफ रहस्यमय की समथिंग इज फिशी एंड स्टफ, तो दैट इज गोइंग टू बी EERY. क्लियर? और नेक्स्ट जो EYRIE वाली एरी स्पेलिंग है, इट इज अ लार्ज नेस्ट ऑफ एन ईगल और अदर बर्ड ऑफ प्रे बिल्ड हाई इन अ ट्री और इन अ क्लिफ. ठीक है, तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा घोंसला है, लार्ज नेस्ट है ऑफ अ बर्ड, लाइक ईगल या कोई दूसरा बर्ड जो शिकार करते हैं, लाइक प्रे पकड़ते हैं, एंड इसको ऐसे बहुत ऊपर किसी पेड़ पे बनाया हो या बहुत ऊपर क्लिफ पे बनाया हो, बहुत ही ऊपर ऊंचाई पे, तो उस नेस्ट को भी कहते हैं क्या, एरी. ऑल्सो अ हाई और इनएक्सेसिबल प्लेस फ्रॉम विच समवन कैन ऑब्जर्व व्हाट इज बिलो देम. लाइक बहुत ऊपर वाली जगह पे होना जहां से नीचे का सब कुछ दिख रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उस ऊपर वाले जगह पे पोजीशन पे होना भी इज नोन एज व्हाट, एरी. सो यहाँ पे ले देके दोनों में एक कॉमन मीनिंग है, लाइक एक हायर पोजीशन है ना, इसीलिए यहाँ आपके लिए कोई ऐसा नेस्ट या कोई ऐसी पोजीशन की बात नहीं की गई थी. इंस्टेड यू आर बीइंग टॉक्ड अबाउट अ फीलिंग, है ना. तो फीलिंग इज ऑब्वियसली यही वाला, मिस्टीरियस, डरावना, फ्राइटनिंग, डिस्टर्बिंग, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को हमने एज एन आंसर चूज किया. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट है आई फाउंड इट अम्यूजिंग व्हेन आई सॉ द यंग मैन ब्लैंक ओवर द वेल्दी मैन. अब ये भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स है. पहला है फॉन, सेकंड इज ऑल्सो फॉन. नाउ FAWN फॉन आपने डेफिनेटली एक मीनिंग तो सुना ही होगा, विच इज लाइक अ यंग वन ऑफ अ डियर, है ना. हिरन के छोटे से बच्चे को, लाइक 1 साल तक के बच्चे को फॉन कहा जाता है. सो इज दिस ये वाला वर्ड जो कि यहाँ पर इंप्लाई किया जा रहा है, लाइक इज द सेंटेंस टॉकिंग अबाउट लाइक अ यंग एनिमल या अ यंग बेबी? नो. तो यहाँ पर क्या बोला है कि इट वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, ये मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि लाइक सॉर्ट ऑफ ह्यूमरस या अम्यूजिंग, जब मैंने देखा कि यंग मैन वॉज ब्लैंक ओवर द वेल्दी मैन. लाइक जो ये यंग मैन था वो एक पैसे वाले आदमी से क्या, फॉन, विच फॉन. सो मीनिंग पढ़ने से पहले ऑप्शन बी इसका आंसर है. नाउ लेट्स रीड अबाउट इट. First faun, that is FAUN, talks about an imaginary creature that is like a small man with a goat's back, legs, a tail, ears and horns. तो एक मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा क्रीचर, ऐसे इमेजिन किया जाता है कि देयर इज अ क्रीचर जो छोटू सा, लाइक एक छोटे मैन जैसा दिखता है, जिसके बकरी जैसे गोट के लेग्स होते हैं वैसे लेग्स हैं, एंड देन उसके पास एक पूंछ भी है, ईयर्स हैं, बहुत बड़े हॉर्न्स हैं. ठीक है, ऐसे क्रीचर को FAUN वाला फॉन कहा जाता है. एंड देन FAWN का एक मीनिंग तो था डियर वाला, जिससे हमने उसको एलिमिनेट कर दिया था, बट देयर इज वन मोर मीनिंग जो आपको पता चलेगा, एंड देन आपको समझ आएगा अच्छा हाँ यही आंसर क्यों है. तो पहला मीनिंग तो यंग डियर इन इट्स फर्स्ट ईयर. दूसरा मीनिंग इज टू गिव समवन अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड प्रेज.
इन ऑर्डर टू गेट दैट पर्सन्स अप्रूवल। किसी को बहुत ज़्यादा शाबाशी देना, किसी की बहुत तारीफ करना, जानबूझ के बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना, बिकॉज आपको ना कुछ फ़ायदा दिख रहा है या यू वांट लाइक कोई फ़ायदा हो आपका। जैसे यहाँ पे क्या बोला था पिछले वाले सेंटेंस में कि भैया मुझे बड़ा ये हंसी आ गई मुझे ये देखकर कि एक कैसे एक यंग मैन एक पैसे वाले आदमी को प्रेस कर रहा है या चमचागिरी कर रहा है, बिकॉज दे वांट कि उनका कोई फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये FAUN तो हो नहीं सकता, दिस विल बी डेफिनेटली FAWN, और वही यहाँ पे यूज किया है। डन, ओके। अब जाते हैं हम 25th क्वेश्चन पे, विच इज इट्स टू लेट टू ब्लैंक व्हेन द चांस इज पास्ट। बहुत देर हो जाती है टू व्हाट, व्हेन द चांस या अपॉर्चुनिटी जो है वो जा चुकी है। सो इज इट ग्रीव या ग्रीव? तो हम ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स पढ़ चुके, लाइक हमने ग्रीफ वर्ड पढ़ा है इफ यू रिमेंबर, जो दुख सौरो की बात करता है, और उसी से रिलेटेड आपको कौन सा स्पेलिंग है जो बड़ा क्लोज लग रहा है? डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी, ग्रीव को ग्रीव करके लिख सकते हो, राइट। सो यहाँ ऑप्शन बी का मतलब वही है कि बहुत ज्यादा दुख प्रकट करना, पछताना एंड स्टफ। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि बहुत देर हो चुकी होती है टू ग्रीव, यानी कि दुख प्रकट करने के लिए ऑलरेडी बहुत टाइम जा चुका है, बिकॉज ऑलरेडी जो चांस या अपॉर्चुनिटी है वो इट्स गॉन, इट्स पास्ट। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पर आप GRIEVE रखोगे। बट व्हाट डज देन GREAVE मीन्स? दिस मीन्स अ पीस ऑफ आर्मर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द शिन। अब शिन एरिया क्या होता है? नीज और एंकल के बीच का जो जगह होता है ना हमारे पैर पे, उसको शिन कहते हैं। ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक आर्मर इन कवच है ना, कवच पहना चाहता है, उसको कहा जाता है ग्रीव, विच इज GREAVE। इफ यू वांट आप ग्रीव सर्च करना, आपको इमेजेस दिख जाएंगी, देन डेफिनेटली आप क्लियरली देख पाओगे कि नी और एंकल के बीच का जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्मर्स पहने जाते हैं उसे कहा जाता है ग्रीव। सेकेंड ग्रीव इज फील इंटेंस सॉरो, बहुत ज्यादा इंटेंस डीप दुख प्रकट करना, दैट इज ग्रीव, GRIEVE। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट है 26th, it is a blank story. It is a grisly story, it is a grisly story. एक है GRISLY वाला grizzly, एक है GRIZZLY वाला grizzly. There is this one word जो बहुत ज़्यादा ऐसे horrifying या disgusting चीज़ की बात करता है, और वही यहाँ पे आपको यूज़ करना है, it is a GRISLY grisly story। कैसे मीनिंग पढ़ते हैं? पहला ग्रिजली इज कॉजिंग हॉरर और डिस्गस्ट, ऐसा कुछ भी जिससे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हॉरर या बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग टाइप की फीलिंग आ रही है किसी चीज से, देन वी गो विद ग्रिजली एज GRISLY। बट व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट GRIZZLY, इट इज एन एनिमल और ऑफ लार्ज रेस ऑफ द ब्राउन बेयर नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। पहला ये एक तरीके का बेयर है, भालू, और इसको यूज ऐसे करते हैं ग्रिजली बेयर। ठीक है, सो कोई भी एनिमल एक बहुत बड़े लार्ज रेस का ऑफ ब्राउन कलर, ब्राउन बेयर, जो कि ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। और दूसरा मीनिंग है, इफ चिल्ड्रन आर ग्रिजली दे कंप्लेन और क्राई अ लॉट बिकॉज दे आर अनवेल और टायर्ड। तो अगर छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड कि कोई छोटा बच्चा ग्रिजली है, इसका मतलब वो बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है या बहुत ज़्यादा रो रहा है, बिकॉज या तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत थक गया है। तो इस तरीके से दोनों वर्ड के मीनिंग्स आपको, लाइक दोनों मीनिंग्स आपको मिल गए हैं। फर्स्ट ग्रिजली इज एक एनिमल के लिए, एंड सेकेंड ये वाला मीनिंग इज फॉर दिस बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, और जो GRISLY है ग्रिजली, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाट? हॉरर या हॉरिफाइंग या डिस्गस्टिंग टाइप का कुछ भी, देन वी कैन गो विद दिस वर्ड। क्लियर? सो इस तरीके से आई होप आपके पास सेंटेंस है, एंड यू कैन फिल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, बिकॉज स्टोरी विल नॉट बी GRIZZLY, करेक्ट है ना? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट आंसर है। डन, ओके। 27 पे आते हैं। आई गॉट अ फ्यू ब्लैंक ऑफ कलर ऑन द विंडो। आई गॉट अ फ्यू फ्लेक्स या फ्लेक्स। नाउ विच फ्लेक्स इट इज? FLEX या FLECKS। तो यहाँ पर एक फ्लेक्स है जो बात करता है अबाउट छोटे छोटे डॉट्स या स्पॉट्स। ठीक है, और हमको वही वर्ड चाहिए यहाँ पे कि कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स जो हैं वो विंडो पे लग गए, है ना? तो यहाँ पर जो आंसर फ्लेक्स लाइक स्पॉट्स के लिए यूज किया जाता है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, FLECKS। तो यहाँ पे यही लिखोगे, आई गॉट अ फ्यू फ्लेक्स ऑफ कलर ऑन द विंडो, यानी FLECKS। अब इन सबका मीनिंग पढ़ लेते हैं। पहला फ्लेक्स है विथ रेफरेंस टू अ लिम्ब और जॉइंट, बेंड और बिकम बेंड। जैसे कोई लिम्ब या कोई भी हमारा जॉइंट जो है अगर हम उसको बेंड करें या फिर बेंड हो गया है, देन वी गो विद द वर्ड फ्लेक्स, FLEX। सेकेंड, if something flexes or is flexed, it adapts or is adapted to be more suitable for a particular situation. Yes, अगर किसी particular situation के लिए और बेहतर हो रहा है और adapt हो रहा है कुछ, तो हम कह सकते हैं कि वो flexed है। ठीक है, तो flex के लिए दो मीनिंग है। एक तो
कोई जॉइंट या कोई भी लिम्ब जो है वो बेंड हो रहा है या बेंड है ऑलरेडी। सेकेंड, अगर कोई चीज फ्लेक्स्ड है इसका मतलब वो उस सिचुएशन के हिसाब से अडाप्ट होकर और बेहतर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्स, अ वेरी स्मॉल पैच ऑफ कलर और लाइट, छोटा सा पैच किसी कलर का या किसी लाइट का। तो यहाँ पे वही छोटा सा पैच ड्रॉप सॉर्ट ऑफ, जैसा भी मैं बोल रही हूँ, स्पॉट्स कह सकते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करना था कि भाई थोड़ा बहुत कलर का पैच लग गया है विंडो पे, दैट इज गोइंग टू बी FLECKS। डन, ओके। 28th है, आई हर्ड अ ब्लैंक साउंड नियर बाय। सो आई हर्ड अ फेंट साउंड, अ फेंट साउंड एक फेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है बेहोश हो जाना, है ना। फेंट मतलब अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना। और उसी फेंट का मतलब है बेहोश से, ध्यान रख सकते हो। लाइक कोई चीज जो बहुत ज्यादा धुंधली है या कोई चीज जो बहुत कम सुनाई दे रही है, लाइक बहुत ही कम आवाज आ रही है स्टफ, तब भी हम फेंट वर्ड यूज करते हैं। और ये मीनिंग्स के लिए एक ही वर्ड है विच इज FAINT। और हमको वही यूज करना है यहाँ पर कि मेरे को कैसा साउंड सुनाई दिया, लाइक थोड़ा सा, लाइक यू नो क्या बोलते हैं साउंड के लिए, क्या बोलते हैं, लाइक बहुत कम सुनाई दे रहा था कुछ, इट्स नॉट दैट क्लियर, ठीक है। सो यहाँ आप ऑप्शन नंबर ए यूज करोगे, आई हर्ड FAINT फेंट साउंड नियर बाय, ठीक है, मतलब पास में कहीं से मुझे एक बहुत ही कम सी धीमी सी आवाज, धीमा, यस, धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। क्लियर, चलो अब दोनों का मीनिंग पढ़ते हैं। पहला फेंट है यूज्ड फॉर अ साइट, कुछ दिख रहा है जो आपको, स्मेल समथिंग दैट यू कैन स्मेल, एंड साउंड कुछ जो आपको सुनाई दे रहा है, बेयरली परसेप्टेबल यानी कि मुश्किल से कुछ या तो दिख रहा है, धुंधला धुंधला समथिंग, या तो मुश्किल से कुछ आपको किसी चीज की स्मेल आ रही है, या मुश्किल से आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है, मतलब बहुत ही कम सुनाई दे रहा है, बहुत धीमा है, तब हम वर्ड फेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ यू फेंट यू लूज कॉन्शियसनेस फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगर कोई फेंट हो जाता है इसका मतलब कोई बेहोश हो गया है, कॉन्शियसनेस जो है वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने खो दी है, यहाँ बेहोश हो गए, ठीक है। सेकेंड फेंट यानी FEINT, दिस इज अ डिसेप्टिव और प्रिटेंडेड ब्लो, थ्रस्ट और अदर मूवमेंट, स्पेशली इन बॉक्सिंग और फेंसिंग। तो लाइक सॉर्ट ऑफ बॉक्सिंग करते वक्त अगर एक दिखावा करते हुए या ऐसे प्रिटेंड करते हुए फेक ऐसे मुक्का मार रहे हैं, फ्लो या फिर थ्रस्ट या कोई भी ऐसा मूवमेंट जो दिखाने के लिए कर रहे हैं फोर्स लगाते हुए, तो उसको क्या कहते हैं, फेंट। एंड ऑल्सो डिसेप्टिव है, तो क्लियर है, वर्ड हमने बहुत बार पढ़ा है, जब हम कंसील, हाइड ये सब पढ़ते हैं तब हमने डिसेप्टिव बहुत बार पढ़ा हुआ है। सो या फेंट FEINT को फेक से ध्यान में रख सकते हो इफ यू वांट। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट है 29, द ब्लैंक लैंड प्रोड्यूस्ड लिटिल फूड। सो द बैरन, विच बैरन इट इज। तो एक बैरन यूज किया जाता है बंजर जमीन के लिए, लाइक अ लैंड जिसमें इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है कि उस पर अच्छा खेती हो सके या अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर सके, तो ऐसे लैंड को हम बैरन लैंड कहते हैं। बट विच बैरन, इज इट ON और RREN? सो दिस इज RREN। सो ये लैंड जो जमीन थी इससे बहुत कम फूड या फसल मिली, सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। अब दोनों का मीनिंग पढ़ते हैं। पहला, बैरन इज एन इंपॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन इन अ स्पेसिफाइड बिजनेस और इंडस्ट्री। कोई भी बहुत जाना माना इंपॉर्टेंट पावरफुल पर्सन किसी भी इंडस्ट्री या किसी बिजनेस में, उनको बैरन कहते हैं, BARON वाला। एंड BARREN जो है वो एक लैंड के लिए, एक जमीन के लिए यूज किया जाता है। टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन, बहुत ही ज्यादा लाइक प्रोडक्टिविटी नहीं है, इट्स वेरी पुअर टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ क्रॉप्स या स्टफ या वेजिटेशन, तब हम वर्ड यूज कर सकते हैं बैरन, BARREN। सो इस तरीके से वन बैरन इज BARON एंड वन इज BARREN, एंड दिस इज हाउ दोनों मीनिंग है। बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट अ लैंड ओनली, इसीलिए हमने ऑप्शन बी को चूज किया। डन। नेक्स्ट है द 30th क्वेश्चन विच सेज दे इम्पोज्ड 5% ब्लैंक ऑन गुड्स। सो दे इम्पोज्ड लिवी या लिवी, विच वन, लाइक LEVEE वाला या LEVY। सो बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आर ऑब्वियसली डिफरेंट, और यहाँ पर 5% टैक्स की बात हो रही है, और वो जो टैक्स होता है विच इज LEVY। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर है। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। पहला, लिवी मीन्स एन एम्बैंकमेंट बिल्ड टू प्रिवेंट द ओवरफ्लो ऑफ अ रिवर। एक सॉर्ट ऑफ एक एम्बैंकमेंट बना देना जिससे पानी का ओवरफ्लो जो है उसको प्रिवेंट किया जाए, जैसे डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, वैसे। सेकेंड, लिवी इज इम्पोज अ टैक्स, फी और फाइन। कोई टैक्स लगा देना, कोई फाइन लगा देना या कोई फीस लगा देना, उसको लिवी कहते हैं, बट LEVY। सो विच वन यू विल गो फॉर? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज यहाँ 5% दिया है ऑन गुड्स। क्लियर, सो इस तरीके से आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड या दोनों वर्ड्स जो है वो डेफिनेटली आप सेंटेंसेस इस पे बना सकते हो बिकॉज दे आर इजी। क्लियर, ऑलराइट, चलो मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is the 31 question in which the statement is, behind the blank of trees was a great place for the children to play hide and seek। तो क्या दिया हुआ है कि behind the copse और copse क्या था, एक कॉप्स ऑफ ट्रीज। तो इसमें से कॉप्स होगा मे बी जो पेड़ पौधे उनके लिए यूज होता हो, तभी यहाँ पर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है। एक बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पे बच्चे जो हैं हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई खेल सकते हैं।
अब यहाँ पर दो वर्ड जो आपको दिए हुए हैं कॉप्स, वन इज COPS एंड वन इज COPSE। इनमें से एक वर्ड डेफिनेटली आपने आई कॉल द कॉप्स या कॉप्स के नाम से डेफिनेटली सुना होगा, जो पुलिस ऑफिसर्स के लिए यूज किया जाता है, करेक्ट? तो वो तो आंसर होगा नहीं। नाउ इफ यू डोंट नो विच वन इज यूज्ड फॉर पुलिस ऑफिसर्स, फिर तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। बट इफ यू हैव सीन द वर्ड और इफ यू हैव हर्ड द वर्ड कॉप्स, ठीक है, मतलब पुलिस ऑफिसर्स के लिए होता है, सो यू नो दैट COPS इज द वन। तो यहाँ पे वो तो होगा नहीं पुलिस ऑफिसर्स ऑफ ट्रीज, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी होने वाला है। अब मीनिंग देख लेते हैं, फिर आपको मैं और क्लियर कर दूंगी कि ये स्टेटमेंट में यही ऑप्शन क्यों है। पहला कॉप्स मीन्स अ पुलिस ऑफिसर, जैसे कि आई कॉल द पुलिस बोलते हैं लोग, उसके अलावा ये भी बोला जाता है आई कॉल द कॉप्स। एंड इवन मूवीज में आप सुनते होगे, इवन जनरली सुनते होगे। और ऐसे ही कहीं ना कहीं कुछ इंग्लिश के वर्ड सुनकर आप अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। इसीलिए कोशिश किया करो, या तो कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ो डेली, या फिर कुछ जिसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ऐसा कुछ आप देखें, सो दैट आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स सीखने को मिले। तो कॉप्स डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर। सेकेंड, कॉप्स इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज। एक पेड़ का छोटा सा जो ग्रुप होता है उसको भी कॉप्स कहते हैं, इसीलिए कहा था कॉप्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो COPSE इस तरीके से आपका जो स्टेटमेंट है, बिकॉज इट नीडेड अ वर्ड जो कि वही ट्रीज और पेड़ों से रिलेटेड हो, दैट्स व्हाई वी वेंट विद ऑप्शन बी। डन, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज 32nd क्वेश्चन। द ब्लैंक क्लिप्ड मैनी वर्ड्स, द सेंसर। नाउ देयर आर टू वर्ड्स सेंसर वाली स्पेलिंग के, वन इज विथ C एंड वन इज विथ लेटर S। अब आप जब तक इन दोनों का मीनिंग नहीं जानते, या फिर आपने कभी सेंसर बोर्ड नहीं सुना है, जो मूवीज वगैरह का भी आप देख सकते हो, सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा, राइट? तो इस तरीके से अगर वो वर्ड जानते हो देन तो यू नो द एग्जैक्ट स्पेलिंग। बट इफ यू हैव जस्ट हर्ड द वर्ड और आपने कभी देखा नहीं है उस वर्ड को, फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, दिस इज C वाला सेंसर, विच इज CENSOR। तो भैया जो सेंसर बोर्ड होते हैं, जो सेंसर है उसने कुछ क्लिप्स, कुछ वर्ड्स को क्लिप कर दिया है, यानी कि रिमूव कर दिया है। क्लियर? अब मीनिंग पढ़ लो ताकि क्लियर हो जाए। पहला, सेंसर इज एग्जामिन अ बुक और फिल्म एक्सेट्रा ऑफिशियली एंड सप्रेस अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स ऑफ इट। एक कोई बुक हो या कोई मूवी हो, यानी सॉर्ट ऑफ एग्जामिन करना कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो गलत है, या कुछ ऐसा तो नहीं है जो किसी की इंसल्ट है, कुछ ऐसा तो नहीं है जिस पे अटैक होगा। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसी मूवीज होती हैं जिस पे बैन लग जाता है, या फिर कभी कभी उनको बोला जाता है कि आप अपना टाइटल चेंज करो मूवी का, या फिर आप ये सीन हटा दीजिए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज दैट इज वेरी डेरोगेटरी और स्टफ। इसीलिए एक सेंसर बोर्ड होता है टू काइंड ऑफ गिव दैट ग्रीन सिग्नल कि हाँ इट कैन गो फर्दर, या फिर वहीं पे स्टॉप कर देना कि नहीं, वी नीड कि आप ये चीजें हटाओ। सो यहाँ पे बिकॉज वी हैड अ सेंटेंस जहां आपको ऐसा वर्ड फिल करना था विच विल टेल कि भैया कुछ वर्ड्स क्लिप कर दिए गए हैं, तो वो एक सेंसर है। सो एग्जामिन अ बुक और फिल्म, कोई बुक हो या कोई फिल्म हो या ऐसा कुछ भी हो जिसे ऑफिशियली एग्जामिन करना है, और फिर उसको सप्रेस, उसमें जो भी अनएक्सेप्टेबल चीज़ है उसको सप्रेस कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा कि नहीं आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तब हम वर्ड सेंसर CENSOR वाला यूज़ करते हैं। तो दूसरा सेंसर क्या है? अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स और मेजर्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड्स इंडिकेट्स और अदरवाइज रिस्पॉन्ड्स टू इट। तो एक होता है जो सेंसर डिवाइस होता है, ठीक है, तो ये डिवाइस डिटेक्ट करेगा, मेजर करेगा कुछ चीज़ों को, और फिर बताता है कि भैया क्या है, इंडिकेट करेगा उसके बारे में रिस्पॉन्ड करेगा। तो वैसा वर्ड वो डिवाइस वाला है SENSOR। बट जो एग्जामिन वाला करना, जो एग्जामिन करते हैं कि और जो चीज़ें क्या कट करनी है क्या नहीं, वो CENSOR है। तो डेफिनेटली दोनों ही वर्ड्स बहुत कॉमनली सुन सकते हो, दैट्स व्हाई आपको ये पता होना चाहिए। डन, ओके, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, विच इज 33rd क्वेश्चन। द फर ऑफ ब्लैंक इज जनरली अ डार्क ब्राउन। द फर ऑफ मार्टिन। अब दो मार्टिन है यहाँ पर, MARTEN या MARTIN। तो इनमें से एक ना एनिमल के लिए यूज किया जाता है वर्ड, और उसी के फर की बात की गई है कि उसका जो फर है, जो स्किन है, वो जनरली ब्राउनिश या डार्क ब्राउनिश कलर का होता है। तो हम पढ़ सकते हैं इसका आंसर पहले तो, विच इज ऑप्शन नंबर A। अब मीनिंग पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड मार्टिन इज अ सेमी अर्बोरियल वीजल। वीजल एनिमल आपने सुना होगा, लाइक मैमल फाउंड इन यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, हंटेड फॉर इट्स फर इन सम कंट्रीज। तो वो ऑलरेडी अपने फर के लिए बहुत फेमस होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप टाइप कर सकते हो मार्टिन, MARTEN वाली स्पेलिंग, यू विल गेट टू सी दी एनिमल्स इमेज, और वहां से आप ध्यान में रख सकते हो, अच्छा ठीक है ये है वो एनिमल जो सेमी अर्बोरियल है, देन मैमल है, वो यहाँ पे कहाँ दिखता है, लाइक वीजल लाइक मैमल है, यानी वीजल की तरह दिखने वाला है, यूरेशिया नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, और इसको कुछ कंट्रीज में हंटी इसलिए किया जाता है बिकॉज उसका फर जो है वो बहुत वांटेड है।
ठीक है। दूसरा वाला मार्टिन इज अ स्विफ्ट फ्लाइंग insectivorous songbird of the swallow family, typically having a less strongly forked tail than a swallow. अब दूसरा भी एक क्रीचर का ही वर्ड है विच इज अ बर्ड, ठीक है। तो पहला मार्टिन इज गोइंग टू बी वीजल लाइक मैमल, दूसरा मार्टिन इज अ सॉन्ग बर्ड। तो एक स्विफ्ट फ्लाइंग बहुत तेजी से उड़ने वाली, इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट्स खाने वाली सॉन्ग बर्ड है जो कि स्वैलो बर्ड्स की फैमिली होती है, उसको बिलोंग करती है। बट येस, इसका एक डिफरेंस है स्वैलो बर्ड से, वो ये कि इसकी जो टेल है वो इतनी ज्यादा फोक्ड नहीं है। फोक क्या होता है आपको पता है ना, जो स्पून होता है कांटे वाला, राइट तो उतना फोक्ड नहीं है इसका टेल एज कंपेयर टू द अदर स्वैलो बर्ड्स। तो ये एक बर्ड के लिए है पहला वाला ऑप्शन जो है वो आपके लिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो फर से रिलेटेड था, दैट्स व्हाई वी वेंट विद ऑप्शन ए। डन, ओके चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं विच इज 34th। द ब्लैंक ऑफ द डोंकी एब्जॉर्ब्ड अस, द ब्रे। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं ब्रे के लिए, BRAE एंड द अदर वन इज BRAY। तो यहाँ पे एक वर्ड जो है वो स्पेसिफिकली डोंकीज के लिए यूज किया जाता है। इफ यू नो दैट आप डेफिनेटली आंसर फिल कर सकते हो, बिकॉज दिया ही हुआ है सीधे कि भैया द ब्लैंक ऑफ डोंकी एब्जॉर्ब्ड अस। तो यहाँ पे जो आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी विच इज BRAY वाला ब्रे। क्यों? लेट्स रीड द मीनिंग्स। फर्स्ट ब्रे इज अ स्टीप बैंक और हिल साइड, मतलब जो हिल साइड होता है या बैंकमेंट होता है कहीं, ठीक है, बहुत ही गहरा स्टीप सा, वो है क्या ब्रे विच इज BRAE, ठीक है। नेक्स्ट क्या है BRAY, द लाउड हार्श क्राई ऑफ अ डोंकी और अ म्यूल। तो डोंकी या फिर जो क्रॉस ब्रीड म्यूल है, दोनों का जो एक अलग ही लाउड सा और एक बहुत हार्श सा जो आवाज है, साउंड है, उसे कहते हैं ब्रे। बिकॉज वी हर्ड, मतलब वी रेड द स्टेटमेंट जहां पर डोंकी से ही रिलेटेड वर्ड चाहिए था, उसके साउंड से रिलेटेड, दैट्स व्हाई वी वेंट विद BRAY। इजी, ऑलराइट नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 35th है दिस चॉकलेट ब्लैंक इज वेरी यमी, दिस चॉकलेट मूज। अब यहाँ पर एक वर्ड है जो स्पेसिफिकली एक स्वीट डिश के लिए यूज किया जाता है और वही आपको यहाँ फिल करना है। क्यों करना है भाई? क्योंकि क्या यही तो दिया है, दिस चॉकलेट ब्लैंक इज वेरी यमी। ना चॉकलेट और कुछ स्वीट डिश ही होगा, करेक्ट। अब वो कौन सा मूज है, लेट्स रीड अबाउट इट। सो दिस इज द आंसर MOUSSE। अब इसकी मीनिंग पढ़ लेते हैं। पहला वाला मूज MOUSSE इज अ डार्क डियर विद palmate antlers and growth of skin hanging from the neck, native to northern Eurasia, northern North अमेरिका। तो एक तरीके का डियर है, ठीक है, उसकी स्किन जो है वो नेक से थोड़ी लटक रही होती है, अलग ही ग्रोथ होती है स्किन की। दूसरी बात, ये नॉर्दर्न यूरेशिया और नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका पे ही पाए जाते हैं, लाइक वहीं पर दे आर मोस्टली फाउंड, ठीक है। Next mousse is a sweet or savory dish made as a smooth light mass in which the main ingredient is whipped with cream and egg white। अब रेसिपी पे तो जाना नहीं है, बट या ये एक स्वीट या सेवरी से टेस्ट की स्वीट डिश होती है जिसको ज्यादातर लाइक मेन इंग्रेडिएंट इसका होता है कि जो फेटी हुई क्रीम होती है, विप्ड क्रीम और एग का वाइट पोर्शन, तो उसको यूज करते हैं बिकॉज वी नीडेड समथिंग जो खाने की ही चीज हो, लाइक इन दी प्रीवियस स्टेटमेंट। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर बी वाला मूज MOUSSE फिल करेंगे, नॉट MOSSE। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज एन एनिमल एंड दूसरा वाला इज अ डिश। क्लियर? ओके नेक्स्ट है 36th, ही इज अ रिटायर्ड ब्लैंक ऑफिसर। नाउ दिस कैन बी इजी फॉर यू, ठीक है, बिकॉज दोनों ही वर्ड्स आई गेस पता होंगे, एटलीस्ट एक तो पता ही होगा। सो आपके पास दो वर्ड्स हैं नेवल। Now there are two navels, है ना। एक तो जो नेवी से रिलेटेड है और एक नेवल जो हमारे स्टमक पे एक होल होता है उसको नेवल कहते हैं, नाभि कहते हैं जिसको हिंदी में, है ना। सो यहाँ पर ही इज अ रिटायर्ड, ऑब्वियसली नेवी वाले ही ऑफिसर होंगे, तो वो वर्ड होता है NAVAL वाला, ठीक है। दूसरा नेवल, द अदर मीनिंग। सो फर्स्ट वर्ड इज रिलेटिंग टू अ नेवी और नेवीज, मतलब नेवी से रिलेटेड, तो वो क्या है, रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर हैं, इसीलिए नेवल ऑफिसर बोलोगे। और दूसरा नेवल इज अ राउंडेड नॉटी डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ अ पर्सन्स बेली कॉज्ड बाय द डिटैचमेंट ऑफ द अम्बेलिकल कॉर्ड आफ्टर बर्थ, द अम्बेलिकस। ठीक है, तो इतना तो डिटेल में नहीं जाना, लाइक जो लोग बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं दे नो अम्बेलिकल कॉर्ड की क्या बात हो रही है। लाइक व्हेन वी आर बोर्न, तो हम अपनी मॉम से अटैच्ड कैसे रहते हैं इन द वूम, अम्बेलिकल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। तो वहां जब ये अम्बेलिकल कॉर्ड से हमको डिटैच किया जाता है, लाइक व्हेन वी आर फाइनली बोर्न, व्हेन वी फाइनली कम इन दिस वर्ल्ड, तब एक छोटा सा डिप्रेशन फॉर्म होता है हमारे स्टमक पे, ठीक है। सो उसी को क्या कहते हैं, लाइक जो बेली एरिया होता है उस पे जो छोटा सा होल बना हुआ है जिसे हम ना भी कहते हैं हिंदी में, दैट इज नेवल, NAVEL। हमें पता होना चाहिए बिकॉज ये सब बेसिक वर्ड्स हैं, ठीक है। तो पहला नेवल
नेवी से रिलेटेड, दूसरा नेवल, दैट डिप्रेशन। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे बात करते भाई। नेक्स्ट इज 37th क्वेश्चन, द लेटर मेड हिम हैप्पी ब्लैंक एक्सटेटिक। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है ये। पहला वर्ड ने या दूसरा ने क्या दिया हुआ है, द लेटर मेड हिम हैप्पी, भैया जो पत्र मिला उससे वो बहुत खुश हो गया। फिर कुछ दिया हुआ है ब्लैंक, और फिर हैप्पी से रिलेटेड ही बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड एक्सटेटिक, मतलब सिर्फ खुश नहीं था, बहुत बहुत एक्साइटेड, हैप्पी, वेरी वेरी एक्साइटमेंट वाला जो हैप्पी होता है ना, उसको एक्सटेटिक कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए होंगे, पक्का वैसा ही कुछ यूज करना है कि भैया खुशी नहीं, बहुत ज्यादा खुश था। करेक्ट? अब विच वर्ड यू विल यूज, ने और ने। सो पहला वाला ने है ना, दिस इज द आंसर, NAY। क्यों? मीनिंग बताती हूँ फिर क्लियर होगा। फर्स्ट वर्ड इज यूज्ड टू करेक्ट what has just been said by replacing a word with one that is more accurate or appropriate। क्या दिया हुआ है देखो, ये जो पहला वर्ड ने है इसको हम ऐसे यूज करते हैं जैसे आपने कुछ भी बोला, ठीक है, यू स्टेटेड समथिंग, और फिर आपको लग रहा है कि नहीं 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 ये नहीं, इससे भी आपको कुछ दूसरा वर्ड यूज करना है, मतलब ये तो बहुत ही कम बात हो गई, आपको और कुछ यूज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ बोल देते हो, अब उसको कैसे बोलते हैं आप, जैसे हम नहीं बोलते, कैसे बोलूँ मैं, हम ये बोल सकते हैं कि उसको बुरा लगा, नहीं मतलब वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। ठीक है, अगर आपने कुछ पहले बोला और आप उसको करेक्ट करके आप दूसरा कुछ बोलना चाहते हो ना, तो यू कैन यूज वर्ड ने। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, द लेटर मेड हिम हैप्पी, ने एक्सटेटिक, यानी कि सिर्फ हैप्पी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खुश हो गया, वो एक्साइटेड था। ठीक है, सो इसी तरीके से जब आपने कुछ कहा और आपको उसको करेक्ट करते हुए दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, यू कैन से ने। दूसरा ने क्या है, अ कैरेक्टरिस्टिक हाई वाइनिंग साउंड मेड बाय अ हॉर्स। तो एक हॉर्स जो अलग ही साउंड प्रोड्यूस करता है, हम उसको ने बोलते हैं। जैसे हम डिफरेंट साउंड्स नहीं पढ़ते हैं एनिमल्स वर्ड्स के, तो आप हॉर्स के लिए यही पढ़ते हो। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज 38 क्वेश्चन, वुड यू प्रेफर अ विंडो और एन ब्लैंक सी। अब इस पे मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुकी हूँ, ठीक है, बट एक और बार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज यू विल अगेन गेट टू नो कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो वुड यू प्रेफर अ विंडो और एन ब्लैंक सीट। सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीट्स वी नो। वन जो नियर द विंडो है दैट इज गोइंग टू बी द विंडो सीट, जो बिल्कुल बीच में है दैट इज द मिडिल सीट, एंड जो बिल्कुल साइड में होती है ना, बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे, उसको हम कहते हैं आइल सीट। अब वो आइल कौन सा है, जैसे मैं बोल रही हूँ शायद उस प्रोनाउंसिएशन है, आप ऑप्शन बी बोलोगे, बट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आइल सीट जो होता है उसका स्पेलिंग इज AISLE, है ना। सो यहाँ पर कोई किसी से पूछ रहा है लेकिन आपको कैसी सीट चाहिए, आपको विंडो की सीट, विंडो तरफ सीट चाहिए, आपको कॉर्नर वाली सीट चाहिए, सो ऑप्शन ए आप यहाँ पर फिल करोगे। मीनिंग देख लेते हैं फिर से, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही समझाया था, अभी अच्छे से मीनिंग देख लेते हैं। अ पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स, मतलब यहाँ पर जैसे अगर हम एंटर कर रहे हैं तो ये पूरा पैसेज है, ठीक है, यहाँ पर बनी हुई है सीट्स और यहाँ पर है विंडो, ठीक है, और यहाँ पे भी बनी हुई है सीट्स और यहाँ पे है विंडो। ठीक है, अब क्या दिया हो जा रहा है यहाँ पे कि अ पैसेज, ये जो पैसेज है रास्ता बिटवीन रोज ऑफ सीट्स इन अ बिल्डिंग सच एज अ चर्च या थिएटर या एयरक्राफ्ट या ट्रेन, मतलब ये जो कॉर्नर होता है ना, इधर आइल होता है, ये आइल कहलाता है, ये जो पैसेज है। ठीक है, अब जो सीट इसके पास होगी उसको कहोगे आइल सीट, ये हो जाती है मिडिल सीट और ये होगी विंडो सीट। ठीक है, तो वही चीज है कि भैया ये पैसेज जो होता है ना उसी को हम कहते हैं आइल। समझ आ रहा है? तो इसीलिए इसको हम आइल सीट बोलते हैं। क्यों इसको विंडो सीट क्यों बोल रहे हो, विंडो के पास में, तो आइल सीट क्यों बोलोगे, क्योंकि आइल के पास में है, इजी हो जाता है। नेक्स्ट आइल तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो एक आइलैंड के लिए यूज करते हैं। सो एन आइलैंड और पेनिनसुला स्पेशली अ स्मॉल वन, एक ऐसा आइलैंड जो छोटा होता है उसको हम आइल बोलते हैं। तो स्मॉल आइलैंड भी आप पढ़ चुके ऑलरेडी, इज ISLE। नेक्स्ट पे बात करते हैं विच इज 39th क्वेश्चन, आई ब्लैंक हिम दैट मच, आई ओड हिम, आई ओड हिम। ठीक है, तो यहाँ एक पास्ट का यूज हो रहा है और एक जनरल वर्ड है, तो हम ओ वर्ड बोलते हैं ना, OWE वाला, वहीं पे हम ओड बोल देते हैं, जिसका मतलब होता है सॉर्ट ऑफ एक कर्ज है ना, ऐसे करके बोल सकते हो। सो आई ब्लैंक हिम दैट मच। अब क्योंकि यहाँ आप कुछ ना कुछ
उधार की बात कर रहे हो या फिर आप बोलना चाह रहे हैं कि भैया इतना उसने मेरे लिए किया है, दैट्स वाई आप ऑप्शन नंबर बी को एज द आंसर यूज करते हो। क्यों करते हैं, मीनिंग बताती हूं मैं। सबसे पहला वर्ड ओड जो है ये एक लिरिक पोएम होती है, टिपिकली वन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिटन इन वेरिड और रेगुलर मीटर। अब पोइट्री जब हम पढ़ते हैं या जो स्पेसिफिकली पोइट्री करते हैं या लिखते हैं, दे नो कि भैया एक अलग रिदम, एक मीटर होता है जो सेट होता है, नॉट वो ऑटो वाला मीटर, ऑब्वियसली अ बैड जोक, बट मतलब एक प्रॉपर रिदम मेंटेन होती है ना, उसको एक स्पेसिफिक मीटर कहते हैं, रिदम मीटर। तो वही चीज है कि एक लिरिकल पोअम जो होती है टिपिकली जो एक ऐसे फॉर्म में होती है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को एड्रेस करते हुए वो लिखी जाती है और वो किसी भी मीटर, इरेगुलर मीटर या बहुत वेरिएशंस के साथ लिखते हैं, वो ओड है ओडीई। दूसरा ओड है हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे और रीपे समथिंग स्पेशली मनी इन रिटर्न फॉर समथिंग रिसीव्ड। मतलब मुझ पे एक उधार रहा, ऐसा बोलते हैं ना, अब वो लिटरली पैसे वाला उधार है या कुछ और है, दैट इज व्हाट इज ओड। ऑब्लिगेशन क्या होता है, आपकी एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली व्हेन समबडी डज समथिंग फॉर यू या वो आपको पैसे देते हैं व्हेन यू रियली नीडेड इट, तो डेफिनेटली एक उधार है, सो यू हैव टू पे इट बैक। सो तब आप बोल सकते हो भैया आई लाइक ये इतना मनी है, दैट इज ओड। क्लियर। सो यहाँ क्योंकि हमको ऐसे ही कुछ बोला था इसीलिए हमने ऑप्शन बी को फिल किया, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अ पोएम। इजी। ऑलराइट, अब बात करते हैं 40th क्वेश्चन की। ही ब्लैंक विथ लाफ्टर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ही ब्रेड, क्योंकि हम ऑलरेडी एक ब्रे वर्ड पढ़ चुके हैं, उसी का पास्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। सो डेफिनेटली आपको पता है कि भैया ये आंसर तो नहीं होगा, बिकॉज दैट इज द वर्ड जो हम हॉर्स के लिए यूज कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, करेक्ट। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें यूज करना चाहिए, राइट। अब ब्रेड वर्ड जो ऑप्शन ए है इसके बारे में हम जानते हैं कि भैया जो गूंद की चोटी बनती है ना, जो प्लेट्स बनती है, उनको हम ब्रेड कहते हैं, ब्रेडेड हेयर स्टाइल, ठीक है। अब क्या वो यहां हो सकता है कि क्या पता ऑप्शन बी का दूसरा मीनिंग हो, तो यहां पे वर्ड आने वाला है ऑप्शन नंबर बी ही, BRAYED। क्यों, क्योंकि इसका एक और मीनिंग है जो भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड दैट। सबसे पहले जो पहला ब्रेड है, इट इज थ्रेड्स ऑफ सिल्क, कॉटन और अदर मटेरियल वूवन इनटू अ डेकोरेटिव बैंड फॉर एजिंग और ट्रिमिंग गारमेंट्स। और दूसरा अ लेंथ ऑफ हेयर मेड अप ऑफ 3 और मोर इंटरलेस्ड स्ट्रैंड्स। तो पहला मीनिंग समझा देती हूँ, दूसरा ऑलरेडी आपको पता है कि कुछ भी धागे, वो सिल्क के हों, कॉटन के हों या किसी और मटेरियल के हों, जिसको बहुत अच्छे से बुना जाता है, वीव किया जाता है एक डेकोरेटिव बैंड में, ठीक है, फॉर एजिंग और ट्रिमिंग गारमेंट्स। यानी कि कुछ तरीके से जो सॉर्ट ऑफ गारमेंट्स को या तो कम करना है, लाइक लेंथ कम करना है या एक एज बनाना है, तो इनको यूज किया जाता है। दूसरा मीनिंग जो है वो चोटी के लिए है, जो हम जानते हैं। सो एक बालों को जो हम 3 या मोर इंटरलेस्ड में बनाते हैं ना, लाइक जो चोटी बनती है स्कूल में जो बना के जाते हैं हम लोग, उसको ब्रेड कहते हैं। दूसरा ब्रेड है पास्ट ऑफ ब्रेड, जो पर्सन के लिए मीनिंग है वो बताती हूँ, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो पहला मीनिंग था, ठीक है। So past of bray word if used for a person, it means speak or laugh loudly and harshly। बहुत जोर से बोलना या फिर बहुत जोर से हंसना, और जो नहीं होता बिल्कुल ऐसे हा करके हंसते हैं लोग, एंड वी आर लाइक ये कैसा था, है ना। तो उस तरीके से अगर कोई बोलता है या उस तरीके से कोई हंसता है तो हम वहाँ वर्ड ब्रे या फिर उसका पास्ट ब्रेड यूज कर सकते हैं। इजी। तो डेफिनेटली डोंट बी लाइक इसका एक मीनिंग मुझे पता है तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता, ये वर्ड तो है ही नहीं। इसीलिए हर एक वर्ड के आपको पता है भैया इतने मीनिंग होते हैं कि आप कब कौन सा वर्ड कैसे यूज करने वाले हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप अ चेक ऑन इट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं 41। द टी ब्लैंक वॉज एम्प्टी टू, द टी कैडी। अब इसमें से एक, मतलब एक तो पहली बात ये बहुत ही कूल से वर्ड्स हैं, कैडी, राइट। अब इसका मीनिंग पता कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं समझ आने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले एक वर्ड है जो कंटेनर के लिए यूज करते हैं, वही हम यहाँ यूज करेंगे। द टी कैडी, CADDY, विच इज अ काइंड ऑफ अ कंटेनर, वॉज एम्प्टी टू, मतलब वो भी खाली था, ठीक है। अब हम मीनिंग पढ़ते हैं। पहला कैडी इज अ स्मॉल स्टोरेज कंटेनर टिपिकली वन विथ डिविजन्स। तो एक छोटा सा स्टोर करने का कंटेनर, और ये ज्यादातर ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उसे कैडी कहते हैं। दूसरा कैडी इज अ पर्सन हु कैरीज अ गोल्फर्स क्लब्स एंड प्रोवाइड्स अदर असिस्टेंस ड्यूरिंग अ मैच। तो जब एक गोल्फ मैच चल रहा है उस वक्त जो पर्सन, जो भी प्लेयर्स हैं, उनके ग्लव्स कैरी कर रहा है या उनको असिस्ट कर रहा है जब उनको हेल्प की जरूरत है ड्यूरिंग द मैच, उस पर्सन को स्पेसिफिकली कैडी, CADDIE वाला कहा जाता है। और पहला कैडी इज अ कंटेनर, बिकॉज हमें क्वेश्चन में कुछ कंटेनर की ही बात करनी थी। ऑब्वियसली यहाँ आप टी कैडी पर्सन तो बोलोगे नहीं, करेक्ट, इसीलिए हमने ऑप्शन ए को चूज किया।
इजी। ऑलराइट, नेक्स्ट पे बात करते हैं विच इज 42nd क्वेश्चन, ब्लैंक इज ग्लेजिंग कोटर मैचिंग इक्विपमेंट। अब यहां पहला वर्ड कैलेंडर, दूसरा कैलेंडर। नाउ यू ऑलरेडी नो एक कैलेंडर जो हम सबके घर में होता है, लाइक एवरी ईयर हमारा एक नया कैलेंडर आ जाता है जिसमें सारे मंथ्स होते हैं, डेज होती हैं, डेट्स होती हैं, कहीं कहीं में हॉलीडेज होते हैं या जो भी फेस्टिवल्स हैं वो होता है ना, तो वो एक कैलेंडर है। अब अगर आपको नहीं पता कि भैया एक और स्पेलिंग होती है कैलेंडर की, देन डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट इफ यू नो कैलेंडर का एक्चुअल स्पेलिंग, जो कैलेंडर हमारे घर में होता है, तो आप दूसरे वाले पे टिक करोगे, ठीक है। सो इसका जो मीनिंग है वो, सॉरी, जो आंसर है वो श्योर क्या होगा, DER, बिकॉज हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो तो DAR वाली स्पेलिंग होती है, करेक्ट, इसीलिए वील यूज CALENDER। क्यों, चलो मीनिंग बताती हूँ। सबसे पहला कैलेंडर इज अ चार्ट और सीरीज ऑफ पेजेस शोइंग द डेज, वीक्स, मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, या फिर और गिविंग पर्टिकुलर सीजनल इंफॉर्मेशन। एक कैलेंडर क्या होता है, जिसमें एक पूरा चार्ट बना होता है जिसमें बहुत सारी पेजेस होते हैं, या फिर एक प्रॉपर ऐसा होता है ना, एक चार्ट भी होता है जिसपे इतने में जनवरी हो जाता है, फरवरी, ऐसे करके सारे मंथ्स आ जाते हैं। और एक कैलेंडर कौन से टाइप का होता है, जिसमें एक चार्ट नहीं होता बल्कि बहुत सारे पेजेस जो हैं वो एक ही बंच में बने होते हैं। तो वो कुछ भी हो जिसपे डेज, वीक्स, मंथ्स एक पर्टिकुलर ईयर का मेंशन्ड होता है। ऑल्सो जो सीजनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो हॉलीडेज होते हैं, वो भी मेंशन्ड होता है। तो ये वो कैलेंडर नहीं है जो हमको स्टेटमेंट में दिया है। दूसरा कैलेंडर इज अ मशीन इन विच क्लॉथ और पेपर इज प्रेस्ड बाय रोलर्स टू ग्लेज और स्मूथ इट। एक ऐसी मशीन जिससे कपड़ा या पेपर पास किया जाता है, जिसमें रोलर्स बने होते हैं, और वो रोलर्स के बीच में प्रेस होता है कपड़ा या फिर पेपर, जिससे उसमें एक अलग शाइन ऐड होती है, एक अलग ही स्मूथनेस ऐड होती है, उसे कैलेंडर कहते हैं। तो क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान से देखो, ब्लैंक इज ग्लेजिंग कोटर मैचिंग इक्विपमेंट, कोट कर रहा है, ग्लेज कर रहा है उसको, तो इसीलिए यहाँ पर DER होगा। ऑल्दो आप ऑलरेडी एक ही कैलेंडर को जानते हो पहले से ही, तो वो डेफिनेटली पहला A वाला होगा, A इज द फर्स्ट लेटर, तो आप डेफिनेटली उसको ऐसे याद रख सकते हो। और दूसरा जो है वो DER है, तो इट इज बहुत बाद में आया, तो हमको बाद में पता चला है, तो ये वो इक्विपमेंट है। क्लियर, ओके। चलो अब बात करते हैं 43rd क्वेश्चन की, लाइफ इज अ ब्लैंक, यू पुट कलर्स ऑन इट। नाउ दिस इज वेरी नाइस लाइन, लाइफ इज अ पैलेट, लाइफ इज अ पैलेट। नाउ देयर इज वन पैलेट, जो हम पेंट वगैरह करते हैं तो एक नहीं प्लेट होती है जिसमें सारे कलर्स होते हैं और फिर हम पेंट वेंट करते हैं ना, कलर पैलेट, वो है यहाँ पर, तो आपको यूज करना। नाउ इफ यू डोंट नो पैलेट का कौन सा स्पेलिंग सही है, देन डेफिनेटली इट कैन बी अ प्रॉब्लम, करेक्ट। सो लाइफ इज अ पैलेट, लाइफ भी कैसे ही होता है, एक पैलेट की तरह होता है, और हम उस पर कलर्स रखते हैं। जैसे कि एक पेंटिंग करने के लिए आप एक पैलेट में कलर्स निकालोगे ना, एक ब्लू निकालिए, ग्रीन निकालिए, ब्लैक, व्हाइट एंड स्टफ, उसी तरीके से लाइफ भी क्या होती है, एक पैलेट होती है, और हम कलर्स उसमें भरते हैं या कलर्स डालते हैं, है ना। तो यहाँ वो कौन सा पैलेट है, वो जो पेंटिंग वाला होता है, PALLETE, फर्स्ट वन। अब मीनिंग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पैलेट इज अ थिन बोर्ड, एक पतला सा बोर्ड होता है, और स्लैब ऑन विच एन आर्टिस्ट लेज एंड मिक्सेस कलर्स, मतलब एक छोटा सा या तो प्लेट टाइप का होता है, छोटा सा स्लैब होता है जिसमें कलर्स निकाल के मिक्स करके या फिर अलग अलग कलर्स को यूज करके फिर पेंट करते हैं आर्टिस्ट, वो है PALL वाला पैलेट। और दूसरा पैलेट, सॉरी, LLETE है, और दूसरा पैलेट विदाउट, लाइक टी के बाद ई नहीं है, PALLET, ये एक स्ट्रॉ मैट्रेस के लिए यूज किया जाता है। लाइक जो स्ट्रॉ होता है उसका, स्ट्रॉ वो पीने वाला स्ट्रॉ नहीं, एक और जो स्ट्रॉ मटेरियल होता है उसकी चटाई, मैट्रेस, उसको कहते हैं क्या, पैलेट। तो दोनों में से कौन सा पैलेट कब यूज करना है, बड़ा आसान है, डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट। क्लियर, ओके। 44th पे आते हैं, देर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग ब्लैंक, देर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग डिसेंट या डिसेंट। अब दो डिसेंट है, एक है DESCENT वाला, एक है DISSENT वाला। तो एक डिसेंट जो है वो असेंट से, आप ध्यान में रखो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2 असेंट की स्पेलिंग्स, अगर आपको याद हो तो इसी तरीके से डिसेंट जो है वो असेंडिंग वाली तरह हमने पढ़ा था, ऐसे डिसेंडिंग वाला पढ़ लो। अब यहाँ दिया है कि बहुत सारे तरीके होते हैं डिसेंट एक्सप्रेस करने के। अब ऑब्वियसली वो अगर डिसेंट होगा डिसेंडिंग वाला, तो उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। इसीलिए आपका जो सेकंड वाला है वो करेक्ट मीनिंग होगा, सॉर्ट ऑफ ये कुछ इमोशन होगा मे बी, जो एक्सप्रेस करने की बात हो रही है। सो DISSENT। अब मीनिंग देख लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए, बहुत आसान वर्ड्स हैं। पहला डिसेंट आपको वही करना, आप डिसेंडिंग देख लो यहाँ पर, जो मैथमेटिक्स का टर्म होता है, जैसे हमने असेंट को डिस्कस किया था, ठीक है। सो एन एक्ट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड्स, ड्रॉपिंग और फॉलिंग, नीचे आना या किसी चीज को नीचे ड्रॉप कर रहे हो तो क्या हो रहा है, बहुत हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे आ रहा है, करेक्ट। इसीलिए उसको डिसेंट कहते हैं, विच इज DESCENT। दूसरा डिसेंट क्या है, द होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस एट वेरियंस विद दोज कॉमनली और ऑफिशियली हेल्ड।
तो जो एक ओपिनियन नॉर्मली लोगों के दिमाग में होता है या जो एक ऑफिशियली हेल्ड ओपिनियन है, उससे अलग सोचना या उससे अलग कुछ एक्सप्रेस करना ओपिनियन, उसे भी डिसेंट कहते हैं। अब क्योंकि आपका अगर क्वेश्चन देखते हो, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, देयर आर मेनी वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग प्लान, तो आप एक ड्रॉप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने वाले हो जो बहुत अलग है एज कंपेयर टू व्हाट नॉर्मली इज देयर, है ना, एक्सेप्टेड एक ओपिनियन। सो डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे कि अलग अलग तरीके होते हैं टू एक्सप्रेस दैट ओपिनियन, सो टू एक्सप्रेस डिसेंट। ठीक है, तो कौन सा डिसेंट कहाँ यूज करना है, आई होप वो क्लियर हो गया है। 45 पे आते हैं। शी विल सून इनहेरिट हर फादर्स ब्लैंक, शी विल सून इनहेरिट हर फादर्स मेंटल। अब यहाँ पर एक मेंटल पीस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है अभी मैं बता दूंगी, और एक मेंटल जो है वो कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ आप मेंटल पीस का नहीं, कैरेक्टर्स वाले का इस्तेमाल करोगे जो कि MENTL ही है। तो अब कौन सा मेंटल है भाई, TLE की TEL, उसका मीनिंग पढ़ लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। पहला मेंटल इज अ लूज स्लीवलेस क्लोक और शॉल। क्लोक कैसे होता है, कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे नहीं ऐसा टाइप का गेटअप होता है जो बहुत बड़ा सा कोट होता है, उसमें एक हुडी लाइक एक कैप होता है बहुत ब्लैक कलर का, बिल्कुल सीधा लंबा सा कोट, जो ज्यादातर अगर कभी कुछ हॉरर टाइप का बनाना हो तो वो पहन लेते हैं, ठीक है, उसे क्लोक कहते हैं। तो ऐसा लूज सा बिल्कुल स्लीवलेस सा क्लोक या शॉल वॉर्न स्पेशली बाय विमेन, ज्यादातर विमेन ही पहनती हैं। एन इंपॉर्टेंट, तो ये पहला मीनिंग है, ठीक है। दूसरा मीनिंग, एन इंपॉर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो क्या करना है यहाँ पे, पहला वाला मीनिंग भी क्लियर है, अगर अभी आप डालोगे ना ये वर्ड आपको वो कोट दिख जाएगा। तो एक तो वो है, दूसरा मीनिंग है कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो कैरेक्टर है जिसका मैं बात कर रही थी, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पास ऑन होगी। तो क्योंकि इस सेंटेंस में उसी की बात की थी ना, पास ऑन की, देखो शी विल सून इनहेरिट हर फादर्स, भैया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए वी वेंट विद पहला वाला मेंटल विच इज MENTLE। दूसरा मेंटल सुन लो, अ मेंटल पीस और मेंटल शेल्फ दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वुड, मार्बल और स्टोन अबव एंड अराउंड अ फायर प्लेस। आपने फायर प्लेस देखा होगा कई मूवीज में, कई पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि एक ना अलग ही एरिया बना होता है जहां पर इधर पर कुछ ऐसा बना होगा जहां फायर वगैरह बर्न हो रही है, ठीक है, मेरी फायर अलग ही बना दिया मैंने, लेट इट बी, ठीक है। तो यहाँ पर फायर बर्न हो रहा है और फिर इसके आसपास ऐसे पूरा बना होता है, यहाँ से पूरा वॉल होता है, इधर पूरा वॉल होता है, ऊपर पूरा शेल्फ होता है जिसपे चीजें रखी रहती है, फोटो फ्रेम लगे रहते हैं ऐसा करके। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना उस फायर प्लेस के अराउंड ऑल ओवर, उसे कहते हैं मेंटल पीस या मेंटल शेल्फ। और उसके लिए एक और वर्ड है मेंटल, शॉर्ट फॉर्म में। सो यस, वही स्ट्रक्चर जो वुड या मार्बल या स्टोन का बना होता है फायर प्लेस के ऊपर और आसपास, उसको हम एक मेंटल पीस कहते हैं और उसको शॉर्ट में मेंटल कहा जाता है। बिकॉज हम उसकी बात नहीं कर रहे थे इसलिए वी वेंट विथ फर्स्ट ऑप्शन। इजी, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं। 46 है, दे बिल्ट अ ब्लैंक टू इनकम्पस द कासल। कासल एवरीबडी नोज, ठीक है। सो उन्होंने क्या बनाया, कुछ बनाया जिसमें वो कासल बना सके। सो मोट। अब एक मोट यहाँ पर है जिसको डिग करके पूरा बनाया जाता है, उसी को यहाँ पे आपको फिल करना, और वो स्पेलिंग हो जाती है MOAT। कैसे, मीनिंग पढ़ लो, अ डीप वाइड डिच, एक बहुत ही गहरा और बहुत वाइड डिच यानी कि एक गड्ढा, सराउंडिंग अ कासल, जो एक कासल, एक फोर्ट, एक किले या एक टाउन के आसपास होता है। तो एक वो डिच बनाना, एक होल बनाना जिसमें वो कासल या फोर्ट इन सबको रख सकते हैं, टिपिकली फिल्ड विथ वाटर, जिसमें पानी होता है, एंड इंटेंडेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट अटैक। और उसको इसीलिए बनाया जाता है लाइक ताकि कुछ अटैक हो तो उसके अगेंस्ट डिफेंस करने के लिए यूज कर सकें, ठीक है। दूसरा मोट क्या है, अ टाइनी पीस ऑफ अ सब्सटेंस और अ स्पेक, जैसे कि अ मोट ऑफ डस्ट दे दिया, मतलब एक छोटी सी चीज किसी की, उसे हम कहते हैं मोट, MOTE। क्लियर, ओके। Next is the 47th question. The change happens in a series of blank steps. Discrete. अब कौन सा discrete, ठीक है। So ये जो change है वो छोटे छोटे like different separated steps में होता है और इसके लिए discrete की spelling है DISCRETE। अब पढ़ लेते हैं meanings। पहला word, careful and prudent in one's speech or actions, especially in order to keep something confidential or to avoid embarrassment। तो डिस्क्रीट जो CREET वाला होता है, इसका मतलब है कि somebody is very very careful in like जो भी वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसमें, या फिर जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं उसमें, स्पेशली इन ऑर्डर टू कीप समथिंग कॉन्फिडेंशियल और टू अवॉइड एम्बैरेसमेंट, इसीलिए ताकि कुछ चीज को सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल रखा जा सके या फिर
ताकि शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो एम्बैरेसमेंट या फिर किसी मतलब एम्बैरेसमेंट को अवॉइड करने के लिए या फिर किसी चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कोई भी इंसान अपने एक्शन या अपनी स्पीच में बहुत केयरफुल अगर होता है, बहुत सतर्क होकर यूज करता है वर्ड्स को, दैट इज DISCREET। दूसरा डिस्क्रीट है इंडिविजुअली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, लाइक अलग अलग डिस्क्रीट पैकेट्स, लाइक अलग अलग सेपरेट डिफरेंट चीजों में। तो यहां पर क्योंकि दिया हुआ था कि चेंज जो है वो क्या धीरे धीरे डिफरेंट स्टेप्स में होता है, यही बोलना चाह रहे होंगे ना, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर बी को यूज कर रहे हैं। इजी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं 48th क्वेश्चन की। दे वर फोर्स्ड टू ब्लैंक द कंट्री, they were forced to flee the country। so FLEA वाला कि FLEE वाला वो हमको यहाँ यूज करना है। so they were forced, उनको फोर्स किया गया था क्या करने के लिए, कंट्री से, देश से भाग जाने के लिए। और भाग जाने के लिए आप जो एक वर्ड पढ़ते आए हो अभी तक वो फ्लेड होगा, मतलब अगर ये वर्ड नहीं पता है तो नहीं चलने वाला है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक पास्ट फॉर्म है। अभी इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो कौन सा है, लाइक FLEA या FLEE, बिकॉज अभी आपको यही लग रहा होगा कि भैया क्या होगा, क्योंकि यहाँ तक तो सेम ही है स्पेलिंग, है ना। सो दिस पर्टिकुलर वर्ड जो भाग जाने के लिए यूज किया जाता है, लाइक टू रन अवे, इज FLEE, बिकॉज ऑब्वियसली वहां से ए ड्रॉप नहीं कर दोगे, ठीक है। सो अभी के लिए दे वर फोर्स्ड टू फ्ली द कंट्री है। अभी मीनिंग पढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। पहला फ्ली मीन्स अ स्मॉल विंगलेस जंपिंग इंसेक्ट विच फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स। एक छोटा सा इंसेक्ट जो जंप करता है और उसमें विंग्स नहीं होते हैं, एंड ये ब्लड पीता है मैमल्स और बर्ड्स का। आप देखोगे तो आपको बिल्कुल एक छोटा सा ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ या ब्लैकिश सॉर्ट ऑफ एक इंसेक्ट दिखेगा, दैट इज FLEA। और दूसरा फ्ली है रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर, खतरे की कोई भी सिचुएशन या जगह से आप अगर भाग जाते हो, दैट इज फ्ली कर जाना। जैसे अगर आपको यूज करना, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे सपोज आपके कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है, यू ऑल गैदर्ड फॉर अ गेट टुगेदर, आपकी एक कोई फ्रेंड जो है वो नहीं आए, व्हेन यू कॉल्ड द पर्सन कि वेयर आर यू, द पर्सन इज लाइक मैं नीचे ही खड़ा हूँ बट मुझे ऊपर आने में डर लग रहा है, मे बी बिकॉज सब लोग नए हैं, एंड वंस यू वेंट डाउन, उनको ले लाने के लिए द पर्सन जो है वो गायब हो गए। सो आप ये नहीं बोलोगे कि वो इंसान जो इनविजिबल हो गया वो वाला गायब, आप क्या बोलोगे, द पर्सन फ्लेड अवे, यानी कि वो भाग गया यहाँ से, ऑब्वियसली बिकॉज उसके लिए वो सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो रही थी कि कंफर्टेबल नहीं था वो, तो द पर्सन रैन अवे। तभी हम यूज कर सकते हैं वर्ड फ्लेड। तो ज्यादातर आप फ्ली वर्ड इतना नहीं पढ़ते होगे जितना फ्लेड वर्ड पढ़ोगे आपके जब भी आपको सेंटेंसेस दिखेंगे, इसीलिए दोनों पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 49th यानी लास्ट सेकंड क्वेश्चन की। देन ही वाज गॉन। अब यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है, देख सकते हो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क। पंचुएशंस भी हमको पढ़ने हैं, ठीक है। लाइक पंचुएशन को हमको ऐसे फॉर्मेट में पढ़ना है, जैसे आपको ना ऐसे दे दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन विच यूजेज द पंचुएशन प्रॉपरली, या फिर चूज द वन जहाँ पे पंचुएशन मार्क्स प्रॉपरली प्लेस्ड हैं, बिकॉज आपको इतना सारा पढ़ना पड़ता है ना, कोलन, सेमीकोलन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड एंड स्टार, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसीलिए हमें पंचुएशंस भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है जो आपके इंटेंस जो भी इमोशन है उसको बताया जाता है। सो देन पूफ या पूफ ही वॉज गॉन, यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड यूज करेंगे हम, तो यहाँ हम यूज करेंगे ऑप्शन ए POOF। क्यों, मीनिंग पढ़ते हैं। पहला पूफ इज यूज टू डिस्क्राइब अ सडन डिसअपियरेंस, लाइक अभी इधर क्या बोला हमने, ही वॉज गॉन, वो जा चुका था, तो यूल बी लाइक देन पूफ यानी कि गायब, ही वॉज गॉन। तो ऐसे कोई भी चीज जो सडनली डिसअपियर हो रही है एंड यू वांट टू डिस्क्राइब दैट कि एकदम से गायब, यू कैन गो विद POOF। नेक्स्ट जो है POUFFE, इट इज अ कुशन्ड फुट स्टूल और लो सीट विथ नो बैक। एक ना मतलब छोटू सा स्टूल होता है, आप प्लीज इसका इमेज सर्च करना, एक छोटा सा स्टूल होता है, बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट सा होता है, कंफर्टेबल सा, आप इस पे बैठते तो पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, इस पे ना पैर वगैरह भी रखते हैं, जैसे कि आपने कभी फुटवेयर की शॉप पे अगर आप गए हो, ऑब्वियसली गए होगे, तो जो शॉपकीपर अंकल होते हैं वो नहीं एक छोटे से स्टूल पे बैठ जाते हैं, नॉट दैट स्टूल जो हमको 4 लेग्स वाला पता है, नहीं, वो स्टूल जो बिल्कुल ऐसे राउंड सा होता है, वो उस पे इसलिए बैठते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो थोड़ा नीचे होता है, तो उनके लिए कंफर्टेबल होता है। हमको अगर कभी शूज वगैरह पहनने में दिक्कत हो तो वो हमें हेल्प करते हैं, है ना। तो वो जो स्टूल होता है इसको हम कहते हैं पूफ, विच इज POUFFE। इजी, ओके। चलो अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, विच इज द 50th क्वेश्चन। शी इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड ब्लैंक, शी इज ऑलवेज हेल्पफुल एंड कॉम्प्लेसेंट। अभी ऑप्शन बी इतना नहीं सुनोगे जितना ऑप्शन ए सुनोगे आप अपने जो भी सेंटेंसेस आएंगे चैप्टर में कभी भी। सो पहला जो वर्ड है उसका मीनिंग पढ़ना जरूरी है, और सेकंड भी, ऑब्वियसली यू कांट लीव इट। अभी के लिए यहाँ हम कुछ एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, शी इज ऑलवेज हेल्पफुल, एंड ऑप्शन बी वाला कॉम्प्लेसेंट, विच इज COMPLAISANT। कैसे, मीनिंग पढ़ते हैं।
पहला कॉम्प्लिसेंट इज शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स। पहला वाला कॉम्प्लिसेंट इज कि एक ना अलग ही अपने आप की उपलब्धियों पे प्राउड होना, एंड यू लाइक काइंड ऑफ, आप कभी क्रिटिसाइज नहीं करते कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, यहाँ पे ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, आप हमेशा अपने अचीवमेंट्स को लेके बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करोगे खुद को, बल्कि बड़े प्राउड फील करोगे। दैट इज व्हाट इज COMPLACENT वाला कॉम्प्लिसेंट। दूसरा कॉम्प्लिसेंट इज विलिंग टू प्लीज अदर्स और टू एक्सेप्ट व्हाट दे डू और से विदाउट प्रोटेस्ट। अगर कोई पर्सन बिना ना बोले आपका हर काम कर देता है, लाइक अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ ये कर दोगे, एंड यू विल बी लाइक कि या ऑफ कोर्स आई विल डू इट, लाइक आप नहीं बोलोगे, आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप कभी भी मना नहीं करोगे, इंस्टेड आप हमेशा विलिंग हो टू डू दैट, लाइक आप हमेशा खुशी खुशी से काम करोगे, उसे कहते हैं कॉम्प्लिसेंट विच इज COMPLAISENT। ठीक है, सो अभी आपको यही था ना कि इट इज हेल्पफुल एंड कुछ पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी वेंट विथ ऑप्शन बी। डन, ओके। So with this we are finally done with the discussion of 50 MCQs जो कि थे होमोनिम्स और होमोफोन्स पे बेस्ड, टोटली ऑफ अचीवर सेक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि बिगनर पढ़ो, इंटरमीडिएट पढ़ो या अचीवर्स पढ़ो, आपका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप नए वर्ड्स सीखें, एंड जितना नए वर्ड्स को सीख के इग्नोर करोगे ना कि लेट इट बी, अब क्या ही करना है हमको, फॉर श्योर अच्छी बात नहीं है, बिकॉज वो कैब इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। भले ही ओलंपियाड की बात करो या आपके जनरल एग्जाम्स की बात करो, या फिर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हाँ आई कैन टॉक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, करेक्ट। सो ये एक चीज है। दूसरी चीज आपको यही करना है कि वेन एवर यू सी अ न्यू वर्ड, काइंडली नोट इट डाउन, काइंडली राइट समथिंग दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दैट वर्ड, एंड प्लीज यूज इट इन अ सेंटेंस, यूज इट इन more than one sentence, use it in your daily life, tell this, share the word with many people, ताकि क्या होगा ना, आप थोड़ा कुछ नया सीखते रहेंगे और याद रहेगा। सो विद दिस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। नाउ वट एवर डिस्कशन वील डू दैट विल बी इन डिफरेंट पेपर्स, तो एक मिक्सचर में पढ़ेंगे हम। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, बट या देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस, और वो है अबाउट द वेबसाइट। अब देखिए, आपको अगर जैसे आपने आज जो ये वीडियो देखा है उसी तरीके से आपको अगर और भी वीडियोस सारे सब्जेक्ट्स के, आप कोई भी क्लास के हैं, आपके कोई भाई बहन है, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन या फ्रेंड्स जिनको कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी हो, तो एक ईजी वे होना चाहिए ना जिससे आपके सामने सब कुछ एक प्रॉपर ऑर्डर में और आप क्लिक करो आपको वीडियो मिल जाए, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट विजिट करना है हमारे चैनल की, बिकॉज वेबसाइट पे हमने अच्छे से आपके लिए सब अरेंज करके रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप कम समय में राइट वीडियो तक पहुंच जाए। ऑल्सो यू गेट अ सर्च बार, तो आपको डायरेक्टली कुछ टाइप करना है, डेफिनेटली करो। अदरवाइज आपको अगर नहीं समझ आ रहा है एंड यू आर लाइक मुझे सब कुछ एक्सप्लोर करना है, आप सारे ऑप्शंस देख सकते हो। करना क्या है, एक चीज की स्टेप बताऊंगी, ओलंपियाड के कैसे वीडियोस एक्सेस करने हैं, बाकी भी आप उसी तरीके से फॉलो कर सकते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट ओपन करते हो आपके सामने ये पेज जो है वो डिस्प्ले होता है। अब इस पेज पे ध्यान से देखते हो तो सारे ऑप्शन हैं, क्लिक ऑन द ऑप्शन जिसका भी वीडियो देखना चाहते हो। सपोज ओलंपियाड पे आपने क्लिक किया, ओलंपियाड के सारे जो फोल्डर्स हैं आपके सामने आ जाएंगे। अब क्लिक कर दो, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स ओलंपियाड पढ़ना है, जीके ओलंपियाड पढ़ना है, क्लिक करो, वीडियोस आ जाएंगे। जैसे आपको पढ़ना है क्लास 9th इंग्लिश ओलंपियाड का कोई टॉपिक, क्या करोगे, क्लिक करो, उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आएंगे, क्लिक ऑन द टॉपिक और उससे रिलेटेड सीधे से वीडियो जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट टू द वीडियोस। वंस यू आर डन विद दिस, आपने अच्छे से पढ़ लिया इसको, अब आप चाह रहे हो मैं कुछ और पढ़ूं, क्या करोगे, क्रॉस आइकॉन पे क्लिक करो, अगेन वही स्टेप्स फॉलो करो और आपके सामने वीडियो जो है वो प्ले होना चालू हो जाएगा। तो इतना आसान होता है। प्लीज मेक श्योर आप वेबसाइट जरूर विजिट करो, ताकि क्या पता आपको कुछ ऐसा पढ़ने को अच्छा लग जाए, या यू फील कि नहीं मुझे ये टॉपिक भी प्रिपेयर करना चाहिए, या किसी की हेल्प हो जाए, तो डू शेयर विद देम अबाउट this. Done? Okay. Now let's discuss the schedule or the timetable of Olympiad videos. See, consistency is the key. Regularity बहुत crucial है. And if you also follow a timetable that is specially designed for you, definitely आपको changes देखने को मिलेंगे and you will feel more confident जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके लिए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपको अपने रिमाइंडर्स सेट कर लेने हैं फॉर ठीक 10 बजे, ठीक है। सो एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपको 10 बजे मिलते हैं इंग्लिश ओलंपियाड के वीडियो। ठीक इन्हीं दिनों पे 1 बजे यू गेट मैथमेटिक्स ओलंपियाड के वीडियो, जहां आपको सारी देखिए लेवल्स का प्रिपरेशन कराया जाता है। एंड ठीक 7 बजे आपको मिलता है जीके ओलंपियाड के वीडियो। एंड जीके तो आपको पता ही है, आप कोई भी क्लास के हैं आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, राइट। सो विद दिस आपके पास टाइम टेबल सेट है, गो एंड वॉच द वीडियोस। क्लियर? ओके। So with this we are done with the discussion of today's topic. I hope everything is clear to you, everything is crystal clear to you, and if you feel कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो क्या करना है, जल्दी से जाके एक बिग फैट थम्स अप दे दो। ऑल्सो जाके शेयर करो चैनल और वीडियो के बारे में सभी लोगों के साथ जिनको भी मदद हो सकती है। एंड बिकॉज एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल हमारी एक क्या बोलूँ मैं, एक काम रहता है कि हम आपको सारे वीडियोस
टाइम पे प्रोवाइड करें सो दैट आपकी प्रेपरेशन में कोई हिंड्रेंस ना आए. एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है दैट यू डोंट वांट टू मिस आउट दी नोटिफिकेशंस या डोंट वांट टू मिस आउट एनी अपडेट, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet you very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.